Yes, Yaro, let's do it. And let's start chapter number 15. 15 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इनको हमने देखा. That starts with financial institution, qualified institutional buyer, foreign portfolio investor, AIF, private equity, angel fund, HNI, venture capital, pension fund, REIT and infrastructure investment trust. इन सबके अगर आप डेली बेसिस पे जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख रहे हो ना, तो गेटिंग अ फेयर आइडिया कि हाँ कभी इस पे आया है, कभी इस पे आया है. अरे इतना सा सिलेबस है पार्ट बी का कि उनको हर किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछने ही पड़ते हैं और इन पे वो आपको केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. तो जो व्यक्ति मेहनत करके गया उसको पार्ट बी में मार्क्स मिलना तय है 100%. वो आपको कंफ्यूज कर ही नहीं सकते. डायरेक्टली फेंकेंगे कि शॉर्ट नोट लिखो प्राइवेट इक्विटी पे, एंजल फंड पे, एचएनआई पे, पेंशन फंड पे, रीट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एंड यू कैन स्कोर आउटस्टैंडिंग मार्क्स. चलो सबसे पहला टॉपिक आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है. देयर आर सर्टेन नेशनल लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इनके नाम आपको याद होने चाहिए. ये एक ऐसा एरिया है जिसपे अभी तक इतने सालों में क्वेश्चन नहीं हुआ है बिकॉज ये जनरल थोड़ा करंट अफेयर जैसा लगता है. लेकिन वही आईसीएसआई कोई भरोसा नहीं है. अगर सवाल पूछ लिया तो बोनस मार्क्स हाथ से जाएंगे, इसलिए पढ़ के जाना होता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले आता है नेशनल लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल. नेशनल लेवल में 3 कैटेगरी आती है. ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, specialized financial institution, financial corporations and investment corporation. All India Development Bank 4 टाइप के होते हैं. IDBI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद में IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. SIDBI, स्मॉल IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. एंड IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं और हमें ध्यान ही नहीं रहता, फिर एग्जाम में सिडबी, अभी सिडबी क्या है, इस तरह से. तो फुल फॉर्म भी वंस इन अ व्हाइल देख लिया करो तो लाइफ इजी हो जाती है. चलो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IFCI वेंचर कैपिटल फंड, ICICI वेंचर कैपिटल एंड टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. उसके बाद में लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सबसे इजी LIC, GICUTI. ये बेसिक रहते हैं सारे के सारे नेशनल लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. चलो क्विकली देखते हैं इनके अंदर भी क्या है एक बार. अगर मैं बात करता हूं IDBI की तो IDBI वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964. अगर सबसे पहले ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक की बात करता हूं तो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन के अंदर पहला कैटेगरी आता है ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक. ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक के अंदर वो बैंक्स आते हैं जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के लिए बने. इसमें सबसे पहला आता है IDBI. IDBI was established in 1964 and it is created for the development of medium and large. फिर आता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया. इट वाज सेट अप अंडर IFCI एक्ट 1948. इट आल्सो गिव्स लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू मीडियम एंड लार्ज स्केल. लास्ट आता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इट वाज सेट अप इन 1985 as credit and reconstruction agency for 6 units and later on it was converted into IIBI in 1997. तो 1997 के अंदर वो कन्वर्ट हुआ बट वो क्रिएट हुआ था 1985 के अंदर एज अ फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. ये भी लोन देता है फॉर मीडियम एंड लार्ज सेक्टर. ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक है जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज को देता है. लेकिन उसमें पहला देखा IDBI, वो भी मीडियम एंड लार्ज. उसके बाद देखा IFCI, वो भी मीडियम एंड लार्ज. लास्ट वाला देखा IIBI, वो भी मीडियम एंड लार्ज. तो स्मॉल को कौन देगा? SIDBI. SIDBI is a wholly owned subsidiary created in 1990 for giving loan to small scale industries. लोन क्या क्या देती है? प्रमोशन, फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. कि SIDBI सिर्फ लोन नहीं देता है, साथ में आपकी हेल्प भी करता है फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इनके ईयर याद रखें तो भी लाइफ बहुत आसान हो जाती है. 1964, 1948, 1985. 1964, 1948, 1985 ये सब हैं बड़े बड़े जो मीडियम और लार्ज को दे रहे थे. स्मॉल को कोई दे ही नहीं रहा था. तो 1990 के अंदर आया SIDBI जिसने दिया स्मॉल को. ये हो गया ऑल इंडिया डेवलपमेंट का पहला वाला. ये चारों नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन का पहला ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक की कैटेगरी. फिर आ जाता है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उसके अंदर आता है पहले IFCI. इट इज अ सब्सिडरी ऑफ IFCI, हमें पता ही है. IFCI वेंचर कैपिटल फंड. ऑब्जेक्टिव क्या है? broadening entrepreneurial base in the country by funding to ventures involved in innovative product process or technology. ऐसे लोग, वेंचर कैपिटल का मतलब ही स्टार्टअप दिमाग में आ जाना चाहिए कि वेंचर कैपिटल फंड है मतलब ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करते हैं. फिर आता है ICICI वेंचर कैपिटल, वही वेंचर फंड्स. वाज फाउंडेड एज अ JV ऑफ ICICI एंड UTI. UTI वही वाला जो आपको इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में दिख रहा है, बट लेटर ऑन ICICI ने इसको पूरा अपने अंडर ले लिया. इट वाज सेट अप टू प्रोवाइड प्रोजेक्ट फाइनेंस फॉर टेक्नोलॉजी वेंचर.
प्रोजेक्ट फाइनेंस देते हैं ये टेक्नोलॉजी वेंचर्स को। उसके बाद में आता है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये उन लोगों को फाइनेंसेस देते हैं जो कोई भी टूरिज्म रिलेटेड चीज में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहते हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हो आप, तो वहां पे पार्क बना रहे हो नॉर्मली जिसमें आप एंट्री फीस रखोगे, ऐसा कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो वो देगा आपको Tourism Finance Corporation of India, set up by Government of India for promotion and growth of tourism industry in India. Also provide finance for non-conventional tourism project like amusement park, कार रेंटल्स एक्सेट्रा। कार रेंटल भी एक अच्छा बिजनेस है, उसके लिए भी अगर आपको चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है, अगर कार रेंटल वगैरह सब डेवलप हो रहा है तो ओवरऑल टूरिज्म को पुश मिलता है, लोगों के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, लास्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में तीन कैटेगरी, एलआईसी, जीआईसी एंड यूडीआई। एलआईसी 1956 में क्रिएट किया है एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया फॉर स्प्रेडिंग लाइफ इंश्योरेंस इन रूरल एरियाज। जब एलआईसी आया था, एलआईसी का मेन पर्पस था रूरल एरियाज में लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि वहां पर लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन्वेस्ट इन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। तो आज अगर कहीं पे भी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो कभी कभी एलआईसी उसके शेयर्स देता है बहुत बड़े पैमाने पे। तो एलआईसी इज वन ऑफ द बिग इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑल्सो जगह जगह पे इन्वेस्ट करता है। अरे क्योंकि आप सबका पैसा प्रीमियम का ले लिया, उस पैसे को कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, तो एलआईसी इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल। फिर आता है यूटीआई, सेट अप अंडर यूटीआई एक्ट 1963। It mobilized saving of small investors through sale of units and channelized into corporate investment. बहुत सारे लोगों से थोड़ा पैसा ले लिया और फिर उस पैसे को सरकार सही तरीके से इन्वेस्ट करती है। आप समझ लो गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड हो गया इन अ वे यूटीआई। फिर लास्ट आता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जैसे कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही थी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जनरल इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही थी अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। सेट अप अंडर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 फॉर सुपरिटेंडिंग, कंट्रोलिंग, कैरिंग बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल, ये हो गए सारे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन। एक बार देखो, याद आ रहे हैं कि अच्छे से नाम एटलीस्ट, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस। ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक के अंदर आ गया आईडीबीआई, आईएफसीआई, सिडबी एंड आईआईबीआई। उसके बाद में आ गया हमारा स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड, आईसीआईसीआई वेंचर फंड, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर लास्ट आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एलआईसी, जीआईसी एंड यूटीआई। लाइफ इज वेरी इजी। स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वैसे भी इजी है, उसमें दो ही पॉइंट आते हैं। पहला, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन द स्टेट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन, गारंटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सीड कैपिटल एक्सेट्रा। तो ये सब देता है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। लास्ट आता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो फर्स्ट है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो दे रहा है स्मॉल एंड मीडियम को, और ये प्रमोट कर रहा है स्मॉल को। इट सेट्स अप मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ये मीडियम और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट भी बनाते हैं लोगों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके। दिस इज स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन में जो दूसरा नाम आपने पढ़ा है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एसआईडीसी, यही आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर भी आता है नीचे एक पॉइंट, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 4 पॉइंट है क्यूआईबी में जो याद नहीं रहते, उसमें से एक पॉइंट यहां पे कवर हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 15। थोड़ा सा लेंथी सा टॉपिक है, हमने देखा एग्जामिनर को अभी तक तो इतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस पे कभी क्वेश्चन आता है तो अच्छी चीज ये है कि बोनस मार्क्स से गलत हो ही नहीं सकता ना। मेनली आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी तो कहां इन्वेस्टमेंट करता है वो तो उनका नाम भी सजेस्ट करता है, उनके ईयर अगर आपने थोड़ा एफर्ट लेके याद रख लिए तो चेकर को लगेगा आप एक्चुअली पढ़कर आए। अरे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप गधे हो क्या कि उसके अंदर लिखोगे कुछ और कि नहीं ये क्या करता है, ये लाइफ इंश्योरेंस का ध्यान रखता है? नहीं ना, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो आपके अंदर से आवाज आ जाएगी कि टूरिज्म को प्रमोट करता है इंडिया के अंदर, ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, ये याद आ जाएगा। बट अगर जहां जहां पे ईयर है वो आपने लिख दिया तो चेकर को लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली पढ़कर आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, चलिए इसी के साथ में वी मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के बारे में हमने पढ़ा था देयर आर 13 पीपल, 13 पॉइंट्स हु आर कवर्ड अंडर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सबसे पहले 2 पॉइंट जो साथ में रहते हैं, पहले पॉइंट में 4 चीजें कवर्ड है, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ये चारों आ गए। इसी का एक दूसरा पॉइंट हो गया हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली बिजनेसेस। मैंने आपको तब कहा था कि धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप आगे पढ़ चुके हो, अब आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी पढ़ चुके हो, एआईएफ भी पढ़ चुके हो, तो आपको याद रखना इजी रहता है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के जो पहले 2 पॉइंट्स है उसमें कवर हो जाता है आपका म्यूचुअल फंड, एआईएफ, वेंचर कैपिटल फंड एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। दूसरे पॉइंट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फिर 2 पॉइंट है जो आपका जीवन में पीछे नहीं छोड़ रहे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मैं लेता हूं 3 इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस कंपनीज अंडर IRDA
इंश्योरेंस फंड सेट अप एंड मैनेज्ड बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. ये हो गए. उसके बाद में दो आते हैं, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड विद द मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़. अब 4 पॉइंट जो याद रखना मुश्किल होता है. पहला, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो भी पढ़कर आए. उसके बाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी. यही 4 पॉइंट जो आप भूलोगे, इधर का पॉइंट तो आप भूलोगे ही नहीं. तो इस चीज को ध्यान में रखा तो कंफर्टेबली आपको याद रह जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. या इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इसके बाद में आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हमने अच्छे से समझा था कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर है, उसको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है, सो द पर्सन शुड बी एलिजिबल अंडर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019. 2019 का रेगुलेशन है. एग्जाम में अगर रेगुलेशन का ईयर लिखा तो चेकर को बहुत अच्छा लगेगा. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज कवर्ड अंडर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019. अ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैज टू बी एलिजिबल एज पर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019. ओके. जब भी कोई व्यक्ति फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह रजिस्टर करना चाहता है, हमारे सिलेबस में फोकस है उसकी कैटेगरीज के ऊपर कि कितनी कैटेगरीज है. देयर आर 2 कैटेगरीज. पहले 3 कैटेगरीज हुआ करती थी. अमेंडमेंट होने के बाद में अब इसमें सिर्फ मात्र केवल 2 कैटेगरीज हो चुकी है. तो हो सकता है आपको कहीं पे मॉड्यूल में या फिर कहीं पे स्कैनर में 3 कैटेगरीज दिख जाए, उसको देखना नहीं है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की अब होती है सिर्फ 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरीज को याद रखने में मेहनत है. फर्स्ट कैटेगरी में, कैटेगरी नंबर 1 ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. कैटेगरी 1 में कौन कौन कवर होते हैं? सबसे पहला, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर. ठीक है. इसमें मान लो वहां के कोई आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, या कोई भी ऐसी एंटिटी है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कितना है 75%, वो भी आएगा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर में. फिर आता है पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी फंड. परफेक्ट. फिर आता है अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटी. कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि फॉरेन कंट्री में अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है, मतलब रजिस्टर्ड है, उसे कहते हैं अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटी. फिर आता है फोर्थ पॉइंट. अब 4th और 5th में परेशानी होती है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहले याद हो जाना चाहिए, फिर 4th पे मेहनत करो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स जो आते हैं. सेकंड पॉइंट में पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी फंड. थर्ड पॉइंट के अंदर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज. वहां पे 3-4 नाम भी लिखती है. ये 3 पॉइंट क्लियर हुए. अब आते हैं 4th में. 4th कटन है एंटिटीज फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्री और फ्रॉम कंट्री स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर वो कंट्री आपकी एफएटीएफ मेंबर कंट्री है तो बेस्ट है. नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड कंपनी है क्या? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है बाय वे ऑफ एन ऑर्डर, अग्रीमेंट और ट्रीटी. तो इन सबसे स्पेसिफाइड कंट्री है हाँ, या फिर एफएटीएफ कंट्री हाँ. इन दोनों में से एक तो होनी ही चाहिए. साथ में द एंटिटी हैज टू बी अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड, unregulated but investment manager of the entity is regulated, and last is university related fund in existence for 5 years. अब ये सब चीजें होनी चाहिए. अगर यहां पे कहीं पे भी आप कवर्ड हैं तो उस केस के अंदर भी आपको मिल जाएगा कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन. लास्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट. ए एंटिटी हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रेगुलेटेड एंड फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्री. कि कोई भी ऐसी एंटिटी है जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर रेगुलेटेड है और एफएटीएफ मेंबर कंट्री से है तो उसको भी मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन. और लास्ट आता है एंटिटी विच इज 75% कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय एंटिटी कवर्ड अंडर 2, 3, 4 अबव. ये जो 2, 3, 4 में जो भी लोग कवर्ड है ये कंट्रोल करते हैं अगर किसी भी एंटिटी को 75%, तो उसको मिल जाएगा कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन. दिस इज वन ऑफ दोज एरियाज पूरे चैप्टर 15 में जिसको याद रखना कठिन है. ये कठिन है. कैटेगरी 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर याद रखना कठिन है. लेकिन अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो इस पे 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो ये बात तय है कि अगर मार्क्स एग्जाम में आए तो जनरली जनता लिख नहीं पाएगी. एंड अगर वहां पे आप लिख पाते हैं तो एक बहुत डिस्टिंग्विशिंग इंप्रेशन आप बना के जाएंगे. तो ये कठिन पार्ट है, अच्छे से एफर्ट्स दिए तो याद रहेगा. दूसरा पार्ट इजी, इसका कैटेगरी 2 एफपीआई कुछ भी नहीं है. हु इज नॉट रेगुलेटेड कैटेगरी 1. उसके बाद में एग्जाम्पल दे दिया, इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट, फैमिली ऑफिसेस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके बाद में आपका कोई भी पार्टनरशिप वगैरह है तो वो भी आपका यहां पे कवर हो जाएगा. उसको जिसको भी कैटेगरी 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला वो आएंगे कैटेगरी 2 के अंदर. एंड दिस इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. इसके बाद में एक इजी टॉपिक आता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरीज इजी है. सबसे उसकी डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्स टू अ फंड सेटअप एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी और पार्टनरशिप. ट्रस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी और पार्टनरशिप, विच इज अ फर्स्ट पॉइंट
privately pooled investment vehicle where the investors are whether Indian or foreigner and the investment is made as per defined investment policy. एक बार वापस रिपीट करते हैं, अच्छे से ध्यान देना. It's a privately pooled investment vehicle which collects funds from investor whether Indian or foreigner and which make the investment as per defined investment policy. याद रखना चाहिए. And which is not covered under SEBI mutual fund regulation, SEBI CIS regulation or any other regulation. फिर एक और चीज आती है यहां पे, and the following are not considered as AIF. अब उसमें कौन कौन से AIF कंसिडर नहीं करते वो शुरू कर देते हैं. मान लीजिए कोई भी आपने फैमिली ट्रस्ट किया है, क्रिएट किया कंपनीज एक्ट में, ईसॉप ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, ग्रेचुटी ट्रस्ट कोई सा भी क्रिएट हो रहा है, आपका कोई भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिएट हो रही है, होल्डिंग कंपनी है, कोई भी एसपीवी है जिसका कोई रेगुलेटर है या कोई भी फंड जिसका कोई रेगुलेटर है, तो ये AIF में कवर्ड नहीं है. सब लोग साथ में एक बार. However, the following shall not be termed as AIF. Family trust under Companies Act वो AIF में नहीं होगा. ESOP trust under SEBI share based employee benefit वो भी AIF नहीं होगा. Employee welfare trust such as gratuity trust ये भी नहीं होगा AIF. होल्डिंग कंपनी AIF नहीं होगा. उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो सार्फेसी में कवर्ड है वो भी AIF नहीं होगा. कोई भी एसपीवी जिसका अपना रेगुलेटर है AIF नहीं है. कोई भी फंड जिसका अपना रेगुलेटर है वो AIF नहीं होगा. ये लोग AIF नहीं होंगे. इसके साथ में आता है, चलो AIF की डेफिनेशन हुई. AIF की डेफिनेशन में पूरा पार्ट आएगा AIF के पॉइंट्स और ये AIF नहीं होते हैं. ये पूरा AIF की पूरी डेफिनेशन है. उसके बाद में आता है AIF की 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. इसमें कैटेगरी 1 जो है वो है जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करती है सरकार. कैटेगरी 2 हाँ ठीक है तू है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं है. कैटेगरी 3 जो एकदम ही नालायक है, जिसको बहुत लाड़ में आपने बिगाड़ दिया है. इस तरह से ध्यान रखना है. कैटेगरी 1 के अंदर AIF विच इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, early stage venture, SME, infrastructure or other sectors or areas which are economically, which the government regulator considers economically or socially desirable. सरकार को जो एरियाज डिजायरेबल लगते हैं अगर वहां पे आपका पैसा जा रहा है तो वो है कैटेगरी 1 AIF. कैटेगरी 2 AIF where with the AIF which does not invest, which is not covered under category 1 or category 3, that is category 2. कैटेगरी 3 आता है उसके बाद में, वो AIF which employs डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. एक ऐसा AIF जो कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज करता है वो होता है कैटेगरी 3 एंड मे इवन एम्प्लॉय लेवरेज. ये लोन वगैरह भी ले सकता है. ये हुआ आपका AIF. तो सबसे आता है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और AIF. हैवी टॉपिक्स यहां पे खत्म होते हैं. उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं. फिर आता है एक प्राइवेट इक्विटी. अब ये इजी से टॉपिक आता है. प्राइवेट इक्विटी में परेशानी होती है लिखने में, इसलिए हमने ऑर्गेनाइज पॉइंट्स बनाए कि व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी. Private equity is a type of finance where the investment is made in companies which are not publicly traded. Private equity में हम इन्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कंपनीज के अंदर जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होते हैं, या फिर हम इन्वेस्ट करते हैं पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में टू मेक इट प्राइवेट. इन्वेस्टमेंट इज मेड इन कंपनीज नॉट पब्लिकली ट्रेडेड और विच आर पब्लिकली ट्रेडेड विद एन इंटेंशन टू मेक इट प्राइवेट. नेक्स्ट, ये अकेला ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं इन इलिक्विड एसेट. नॉर्मली म्यूचुअल फंड या कोई भी एंटिटी है वो इन्वेस्ट करता है लिक्विड एसेट्स में, बट ये इन्वेस्ट करते हैं इलिक्विड एसेट्स के अंदर. प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर गेट एक्सेस टू द असेट्स एंड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. कंपनी के असेट्स और रेवेन्यू का हमें मिल जाता है एक्सेस, जिससे कि हमें बहुत हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है कि पूरा पूरा प्रॉफिट हमारा ना जबरदस्त. बाय यूजिंग डेट टू फाइनेंस द एक्विजिशन द रिटर्न कैन बी इंक्रीज्ड. हम डेट को यूज करके हमारे रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोन लिया तो उस पर क्या 6-7%, 8% का इंटरेस्ट देना होगा, और यहां पे हम रिटर्न तो कमाएंगे 10-15-20%. जबरदस्त. फिर आते हैं कुछ पॉइंट कि यहां पे इन्वेस्टर कौन से होते हैं, उसको लेके इन्होंने बहुत ही खिचड़ी बना दी थी, तो हमने ऑर्गेनाइज 3 पॉइंट बनाए. प्राइवेट इक्विटी रेज फंड्स फ्रॉम बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कि ये पैसा रेज करते हैं फ्रॉम रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन. फिर एक वर्ड यूज करेंगे majorly money is raised from institutional investor and accredited investor who can commit large sum of money for a long period of time. फिर वर्ड यूज करेंगे जनरली इन्वेस्टमेंट्स आर एंजल फंड इंस्टीट्यूशंस विद डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. ये पता है हमने क्या किया? आप कभी कभी ऐसा करते हो ना कि मैंने कोई वर्ड लिखा है ऐसे करके ऐसा, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सर ने क्या लिखा है, तो आप क्या करते हो, नहीं अब तो क्या हो गया, बैच एंड हो गया तो आपको समझ में आने लग गया मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है ना. तो मान लो आपको नहीं समझ रहा है तो कोई व्यक्ति क्या करता है, काम करते हैं ना अपन, हम ही वैसा लिख लेते ना, ठीक है, अरे बट आपको समझ में तो आया ही नहीं है, चलता है. ये किया है हमने यहां पे
कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टर कौन होते हैं, लेकिन मॉड्यूल ने जैसा लिखा है हम उसको वैसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने सही तरीके से नहीं लिखा है, उन्होंने क्लैरिटी दी नहीं है कि प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टर कौन कैसे होते हैं, लेकिन हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉइंट बना लिया है कि प्राइवेट इक्विटी के अंदर ये रेस करती है फ्रॉम रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल, बट मेजरली इसमें इन्वेस्टर होते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड एक्रेडिटेड। जनरली इसके अंदर इन्वेस्टर होते हैं एंजल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये आंसर देखने के बाद कुछ और होना हो, आपका आंसर मॉडल आंसर से तूफान मैच करता है, एंड दैट पर्सन लाइक्स। तो इसका प्रॉब्लम क्या मैंने पहले ही बताया, जहां पे लॉ है फॉर एग्जांपल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019, एआईएफ रेगुलेशन, तो यहां पर हमारे पास क्लियर लॉ है कि क्या पढ़ना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, बट व्हेन देयर इज अ कंसेप्ट देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट। और अब इस चैप्टर में रिमेनिंग टॉपिक्स में कंसेप्ट ही है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सब इसमें ये लॉ नहीं है ना, तो लिखने वाले ने अपनी भावना लिखी ऐसा। तो ये प्राइवेट इक्विटी यहां पे होता है। फिर प्राइवेट इक्विटी के 3 टाइप्स होते हैं, लेवरेज बाय आउट, वेंचर कैपिटल एंड ग्रोथ कैपिटल। लेवरेज बाय आउट 2 वर्ड है, लेवरेज मतलब ये बोरिंग भी करेंगे, बाय आउट मतलब ये एंटायरली बाय करने का सोचेंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर एक्वायरिंग एंटायर बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो वर्ड से याद आ जाना चाहिए कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरा बिजनेस यूनिट खरीद लेंगे विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जनरली इन मोर मैच्योर कंपनीज। वेंचर कैपिटल, वेंचर से वर्ड ही दिमाग में क्या आता है, स्टार्टअप अर्ली स्टेज पे, तो जनरली इन लेस मैच्योर कंपनीज फॉर लॉन्च, अर्ली डेवलपमेंट और एक्सपांशन। और लास्ट आता है ग्रोथ कैपिटल, मनी इज रेज्ड फॉर ग्रोथ। तो यहां पे एक एंटिटी का आपको कंट्रोल नहीं मिलता है, माइनॉरिटी स्टेक मिलता है, लेकिन वो कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। शार्क टैंक वाली कंपनीज आपको यहां पे फिट इन होगी कि वहां पर ऐसा नहीं होता है कि कोई कंपनी लेकर आता है तो वो आता है ठीक है आप हमारी कंपनी के 80% इन्वेस्टर बन जाओ, नहीं, वो प्राइवेट इक्विटी नहीं हुआ ना। प्राइवेट इक्विटी में तो खरीदने वाला पूरी कंपनी खरीद लेगा, राइट। वहां पे क्या करता है वो, मैं आपको 5% देता हूं, वो पैसा चाहिए उस कंपनी को ताकि वो ग्रो कर पाए, तो वो फिट इन होगा एग्जैक्टली ग्रोथ कैपिटल में, कि इन्वेस्टर को सिर्फ माइनॉरिटी स्टेक मिल रहा है क्योंकि कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसों की जरूरत है। Are we getting some idea? Yes. So this is all about the concept of private equity. फिर आता है एंजल फंड, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट, एन एंजल इन्वेस्टर और एंजल ऑल्सो नोन एज बिजनेस एंजल, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, एंजल फंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर और सीड इन्वेस्टर, ये सब एंजल इन्वेस्टर के अलग अलग भिन्न भिन्न नाम है। दिस इज एन affluent individual who provides capital for startup usually in exchange for convertible debt or equity ownership। एक ऐसा व्यक्ति, जो अलग अलग नाम है, जो एक affluent individual होता है जो कि पैसा प्रोवाइड करता है, बदले में उसको क्या मिलती है, इक्विटी या फिर कन्वर्टेबल डेट कभी कभी। उसके बाद में आता है अ स्मॉल बट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट ऑनलाइन थ्रू क्राउड फंडिंग। क्या आजकल क्राउड फंडिंग का जमाना भी आ गया है, तो लॉट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ऑनलाइन थ्रू क्राउड फंडिंग और ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू एंजल ग्रुप। इसको लेके भी रिसेंटली बहुत जबरदस्त फ्रॉड हुआ था। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति और एक ग्रुप ऑफ लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा स्टार्टअप मीट ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर उन्होंने फीस रखी 7 से 8 हजार रुपए एक टिकट की। स्टार्टअप में जिन जिन लोगों के बिजनेस थे उनको बोला कि यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर आने वाले हैं, यहां तक कि उन्होंने जो पहला अपना इमेज बनाया था उसमें इलॉन मस्क का फोटो लगाया है, वो आने वाला है। बट फिर उनको समझा कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया, तो बाद में उन्होंने उसका फोटो हटाया और ऐसे 5-6 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का फोटो लगाया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा हंड्रेड्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर आने वाले हैं, तो स्टार्टअप्स ने टिकट खरीदे कि उस मीट में जाएंगे तो हमें मिलने का मौका मिलेगा। फिर जिस दिन वो मीट हुई उस दिन वहां पे सिर्फ सारे स्टार्टअप वाले मिल गए, कोई भी एंजल इन्वेस्टर नहीं। आपको समझ में आ रहा है, सब एक दूसरे को यही बोल रहे हैं कि अरे हमारा ये आइडिया ऐसा ऐसा, बोले हमारे पास भी एक आइडिया, अरे मतलब हमें पैसा, अरे हमें भी पैसा चाहिए, तो तुम हटो फिर दूसरे से बात करनी है। एंड देन दे रियलाइज कि तो यही चल रहा है, एंड देन पुलिस में एफआईआर लॉन्च की गई कि ये तो क्या बेवकूफ बना रहे हो, एंड देन फिर तब तक तो वो ऑर्गेनाइजर्स भाग गए थे। तो ये आजकल बहुत कॉमनली होता है, जिसके अंदर जेन्युइनली होता है कि कुछ लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स को लाते हैं कि ये 15-20 एंजल इन्वेस्टर्स हैं और ये है स्टार्टअप। अभी रिसेंटली दिस गाय ऑल्सो अश्नीर ग्रोवर जो है ना, ही हैज स्टार्टेड उसका एक छोटा सा प्लेटफॉर्म। अब वो तो खैर एक कॉलेज को प्रमोट करने के लिए वो सब छोड़ दो, बट उसके अंदर दिल्ली के जो यंग मतलब 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं ना, उनके स्टार्टअप आइडियाज को सुन रहा है और उनको फोड़ रहा है अभी वैसे जो भी है। तो इट इज जस्ट कि एंजल फंडिंग पिछले 5 सालों में तो इतना लोगों के दिल में उतर चुकी है कि इट इज वर्किंग इन एवरी दूसरा सिटी, कुछ ना कुछ चल रहा है। दुबई में अभी लास्ट ईयर आपने सुना होगा एक्सपो था बहुत बड़ा, तो ये सब जो हो रहा है ना, ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर प्रमोटिंग दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो पीपल विजिट देयर, दे गेट टू नो कि ये सब आइडियाज हैं, वहां पे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वहां पे बिजनेसेस भी आते हैं। तो बहुत बढ़िया पैमाने पे सब चल रहा है। तो अभी ये बहुत हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, हमारे लिए तो छोटू सा टॉपिक दे रखा है, बट अभी ग्लोबली एंजल फंड वगैरह इज अ वेरी हॉट टॉपिक। चलो उसके बाद में आता है बड़े लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बड़े लोग। सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बाकियों से ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेटवर्थ, वेल्थ, असेट्स।
वेल्थ, असेट्स एंड इन्वेस्टेबल सरप्लस, इस बेस पे जो डिस्टिंग्विश किया जा सके उसको कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। दूसरा, इसका कोई स्टैंडर्ड वगैरह नहीं है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बट फिर भी जनरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास में 2 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो व्यक्ति क्या है, एचएनआई। और 25 लाख से 2 करोड़ का जिसके पास है वो है इमर्जिंग एचएनआई। और लास्ट में फिर उन्होंने वापस भावना बदल दी और बोला कि यार इंडिया में ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर कोई आईपीओ में अप्लाई कर रहा है तो अप टू 2 लाख तक अप्लाई करने वाला रिटेल, 2 लाख से ज्यादा अप्लाई करने वाला एचएनआई, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इनका भी कोई हाथ पैर नहीं है बात के, बट इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से पॉइंट बना दी, तो पॉइंट ही बन गया। पहला पॉइंट हो जाता है डिस्टिंग्विश वाला, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाकियों से डिस्टिंग्विश हो सकता है वो व्यक्ति बन गया एचएनआई। दूसरा पॉइंट आ गया कि कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है, तो एरिया टू एरिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन टू लोकेशन चीजें चेंज होती रहती है। तीसरा पॉइंट आ गया कि जनरली 2 करोड़ से ऊपर वाला एचएनआई बोलेंगे, 25 लाख टू 2 करोड़ को बोलेंगे इमर्जिंग एचएनआई। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आ गया कि भारत में अगर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी 2 लाख से ऊपर अप्लाई कर रहा है उसको भी हम एचएनआई बोल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आ गया कि बहुत सारे तरीके से हैं जिससे एचएनआई को कैटेगराइज किया जा सकता है, उसका कोई सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है। एंड दिस इज ऑल अबाउट एचएनआई, इजी पीसी टॉपिक। उसके बाद में आता है हमारे सामने वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल के पॉइंट्स हमने बनाए 5 जबरदस्ती। वेंचर कैपिटल का हमको समझता है स्टार्टअप बस। चलो इन्होंने क्या बोला, पहला, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग रिसोर्स फॉर अ कंपनी। एक कंपनी को पैसा रेज करने के लिए पहले यही दिखता था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, डिबेंचर। अब नए कंसेप्ट आ चुके हैं वेंचर कैपिटल के, तो इनोवेटिव रिसोर्स जिससे कंपनी पैसा रेज कर सकती है। प्रमोटर हैज टू गिव अप सम लेवल ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल इन एक्सचेंज फॉर अ कैपिटल, के प्रमोटर को पैसा चाहिए तो कुछ ओनरशिप देनी पड़ेगी, लॉजिकल। वेंचर कैपिटल इज जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड बाय वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं वेंचर कैपिटल के फॉर्म में। इट इज an early stage in privately held companies having potential to provide a high rate of return on their investment। जनरली आप ऐसी एंटिटीज में इन्वेस्ट करते हो जो अभी अर्ली स्टेज में, क्योंकि एक बार वो कंपनी बड़ी हो गई तो उसके बाद में तो आपको हायर प्राइस पे मिलेगा ना स्टेक। तो जब वो कंपनी इनिशियल स्टेज पे है तो आप कम प्राइस के अंदर उसका स्टेक ले लो जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा कैपिटल प्रोवाइड करने वाली है। तो वेंचर कैपिटल के अंदर हमको जबरदस्ती बनाने पड़ते हैं 5 पॉइंट। पहला, इनोवेटिव मेथड है, यहां पर प्रमोटर को थोड़ा इक्विटी छोड़ना पड़ेगा, कैपिटल चाहिए तो। तीसरा, यहां पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट कौन करता है, वेंचर कैपिटल फंड करते हैं। चौथा, ये जनरली अर्ली स्टेज में किया जाता है। और पांचवा, उन कंपनीज में क्या होता है इनके पास पोटेंशियल है टू जनरेट हाई रेट ऑफ रिटर्न। अरे आज अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो ये सोच के थोड़ा ना करता हूं फुद्दू कंपनी है, मैं तो यही सोच के करता हूं ना ये तो बहुत भारी कंपनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इट इज जस्ट कि एक व्यक्ति उसी में इन्वेस्ट करेगा जिसको उनको लगता है कि बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। जैसे कि आप लोग शार्क टैंक वगैरह देखें तो कुछ ऐसे लोग आते हैं स्टार्टअप आइडियाज लेके जिनको कोई बात ही नहीं कर रहा उनसे, मतलब कोई ऑफर ही नहीं दे रहा है, और कुछ ऐसे आते हैं जिनसे कि सब लोग लड़ रहे हैं। हमने उस दिन क्लास में एक एपिसोड देखा था जिसके अंदर हमने देखा था वो आई ग्लासेस वाला कस्टमाइज, एवरीवन गिव एन ऑफर, मतलब एवरीवन थिंक्स कि वो बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट दे आर थिंकिंग कि उसमें पोटेंशियल है। उसके अलावा कुछ ऐसे आते हैं, इंडिया में एक एपिसोड आया था उसके अंदर वो आपने देखा होगा ना, नहीं बॉटल के ऊपर मास्क वाला, ग्लास के ऊपर मास्क वाला, फुदू सा कंसेप्ट था कुछ, तो उसका सबने फोड़ा। उसका लॉजिक क्या था कि आप ग्लास से पानी पीते हैं बट आपको पता है कि वहां पे कितने जर्म्स हैं, तो हम एक मास्क है, जो मास्क एक कैप है जो आपको पानी पीना है तो आप ग्लास के ऊपर लगाओ और उससे पानी पी लो, बहुत अच्छी बात है। और सोचा वो कैप को रखोगे कहाँ, जेब में, तो जेब में भी तो गंदगी होगी ऐसा, बट कोई बात नहीं, आप आओ ग्लास को साफ मत करो, आप पहले कैप को साफ करो, ठीक है, उसके बाद में कैप को लगाओ। स्मार्ट, अपना अपना लॉजिक है। तो कहने की बात इतनी सी है कि नोबडी वाज इंटरेस्टेड बिकॉज एवरीवन फेल्ट कि उस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल नहीं है। अब हो सकता है कि कभी कभी कोई फुद्दू से बिजनेस चल निकले, कोई अच्छे बिजनेस नहीं चले, ये सब पॉसिबल है, बट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे दी आउटलुक इज दैट दिस बिजनेस हैज पोटेंशियल टू जनरेट ह्यूज रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए पीपल वांट टू इन्वेस्ट, एज इजी एज दैट। उसके बाद में यहां पर आ जाता है हमारा एक लास्ट टॉपिक, पेंशन फंड। पेंशन फंड मीन्स अ फंड established by employer to facilitate and organize the investment of employees retirement fund which is contributed by employer and employee। कि employees जब रिटायर हो जाएंगे उनके रिटायरमेंट के लिए एक फंड होना चाहिए जिसमें पैसा employer और employee दोनों ने जमा किया है। The pension fund is a common asset pool meant to generate stable growth over long term and provide pension for employees when they reach the end of their working year। एक एम्प्लॉय का जब वर्किंग ईयर टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तब उसको पैसे दिए जाते हैं पेंशन के, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब आता है पेंशन फंड का डायग्राम। पेंशन फंड के 2 टाइप के पेंशन फंड हो सकते हैं, फॉर्मल पेंशन फंड एंड इनफॉर्मल पेंशन फंड। फॉर्मल पेंशन फंड के अंदर वापस 3 हो सकते हैं। इनफॉर्मल मतलब जहां पे लोग अपने मस्ती से कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज किया ही नहीं है, कोई रूल बनाया ही नहीं है, लोगों ने अपनी कंपनी के लिए भी रूल नहीं बनाया। इनफॉर्मली कोई जा रहा है, उसका मन हो गया तो ये ले भाई 5,000 तू ले ले, 5 लाख तू ले ले, अपने मन से दे रहे इनफॉर्मली, इनफॉर्मल पेंशन। फॉर्मल के अंदर 3 कैटेगरीज हो गए, पेंशन अंडर एनी एक्ट और स्टैट्यूट, गवर्नमेंट पेंशन एंड वॉलंटरी पेंशन। वॉलंटरी पेंशन मतलब जहां पे गवर्नमेंट ने कंपल्सरी नहीं किया है बट कंपनी ने अपने लिए पूरी पॉलिसी बना रखी है कि हम इस तरह से पेंशन देंगे, वॉलंटरी फॉर्मल पेंशन। उसके बाद में आ गया पेंशन अंडर एनी एक्ट और स्टैट्यूट,
इसके अंदर 3 एक्ट के एग्जांपल दे रखे हैं, ये याद रखना है। पेंशन अंडर द ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एनएमपी मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, पेंशन अंडर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1948, and gratuity under payment of gratuity act 1972. if you guys can remember the act का ईयर तो इट इज सुपर वंडरफुल। अगर आपको लगता है ईयर याद नहीं रख पाएंगे तो कम से कम एक्ट का नाम याद रखना बहुत ईजी है। देखो ग्रेचुटी एक्ट तो आपके सिलेबस में है ना, तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अब आता है ये 2 एक्ट, ये सिलेबस में नहीं होंगे, राइट? नहीं है ना? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, हाँ इतना थोड़ा ना होगा कभी भी हर एक चीज। तो ये 2 एक्ट याद, एक सेकंड रुको, ग्रेचुटी पक्का है? ग्रेचुटी भी नहीं है क्या? सुनो मेरी बात, बहुत सुंदर। क्या आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या चीज सिलेबस में है कि नहीं है? पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। मान लेते हैं कि तीनों चीजें सिलेबस में नहीं है, सब खुश है इसमें तो? यस चलो, तो मान ले सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। दूसरा कोल प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। अब ये तो याद रखना इजी हो गया ना, क्योंकि है तो क्या, अरे हाईलाइटर लेना था। प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, सही है। अब समझना अच्छे से कि यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो ई एम्प्लॉय कोल, बस ये तो याद रखना है, एम्प्लॉय पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट और कोल पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर आता है एक लास्ट में आपका ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ऐसे 2 एक्ट घूमते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अब ईयर की बात करें तो 1948 तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट था, तो याद रख लेंगे हम लोग। 1952 कैसे याद रखेगा? इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो ईयर गया उसको 4 साल हो चुके थे। 1952, 1972, अब 1952 को 20 साल हो चुके थे। आपको जैसे याद रखना है रखो, ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाएगा 3 एक्ट का नाम, एम्प्लॉइज पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, कोल पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1948, 1952, 1972। ठीक है, चलो याद रख पाते हैं तो सुपर वंडरफुल। चलिए ये हो गया सबसे पहले पेंशन के बारे में। पेंशन होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल में होता है अंडर एनी स्टैट्यूट, गवर्नमेंट पेंशन एंड वॉलंटरी पेंशन। अब गवर्नमेंट पेंशन क्या होता है? कुछ भी नहीं, जिसके अंदर गवर्नमेंट पेंशन सबसे पहला पॉइंट कि क्या ये स्टैट्यूट में दिए हैं या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एंड इसके लिए इट वाज अमेंडेड 2004 के बाद में पूरा का पूरा पेंशन का सिस्टम इंडिया में चेंज हो चुका है। 2004 के पहले वाले एम्प्लॉइज पे पुराना सिस्टम लगता है, उसके बाद वाले एम्प्लॉइज पे नया सिस्टम लगता है। और लास्ट पॉइंट कि भैया पेंशन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी मिलती है गवर्नमेंट पेंशन। फिर इस टॉपिक को छोड़ते हुए एक छोटा सा टॉपिक आता है अटल पेंशन योजना। व्हाट इज अटल पेंशन योजना? जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए एक पेंशन योजना दी गई है टू सेव फॉर देयर रिटायरमेंट। दिस इज नोन एज अटल पेंशन योजना। दिस वाज अनाउंस्ड इन द बजट ऑफ 15-16। तो 2 पॉइंट अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए है, 15-16 के बजट में दिया हुआ था। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसको मैनेज करता है। थर्ड, अंडर अटल पेंशन योजना देयर इज अ गारंटीड मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 to 5000। और ये गारंटी किसने कर रखा है? लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ने एश्योर कर रखा है मिनिमम पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट हो जाते हैं। पहला पॉइंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 15-16 के बजट में आया था। दूसरा पॉइंट, इसको रेगुलेट कौन करता है? पीएफ, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरा पॉइंट, कम से कम 1000 से 5000 के बीच की पेंशन सबको मिलेगी। चौथा पॉइंट, ये गारंटी कौन करता है? गवर्नमेंट। अटल पेंशन योजना। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इस चैप्टर के अंदर जो एडिशनल 2 ही पॉइंट्स हैं, वो 2 पॉइंट आते हैं हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोनों का आउटलुक एकदम अलग है। हमें देखना है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या होता है। तो इन्होंने कुछ भी अपने मन से लिख दिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ कंपनी। हे भगवान, से फोड़ दूं मैं यहाँ पे? इधर आओ, नहीं फोड़ूंगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिफर्स टू अ कंपनी, ठीक है। तो हम अवॉइड ही करते हैं उस बारे में बात करना। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर क्या क्या दे रखा है उस पर आ जाते हैं। तो सीधा उन्होंने टॉपिक दे रखा है बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एग्जाम में एक बार पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बेनिफिट्स के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट आ जाता है, अगर यूनिट होल्डर के आउटलुक से देखें तो टैक्स फ्री है, इजी टू बाय है, लेस कैपिटल इंटेंसिव है एंड सूटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। ठीक है सर, इजी टू बाय, सूटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर, लेस कैपिटल इंटेंसिव आता है और टैक्स फ्री आता है। लॉजिकल है सर। उसके बाद में जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है और अश्योर्ड रिटर्न देता है। उसके बाद में लास्ट आता है आपका रियल एस्टेट। इसके अंदर आपका होता है फास्ट कैपिटल अप्रिसिएशन। ये याद रखने का तरीका है 4-2-1, लेकिन इस तरह से आप सारे बेनिफिट्स को याद रख जाओगे। अब देखो खुद से याद आ रहा है क्या? सबसे पहले आ जाता है कि क्या क्या है बेनिफिट। टैक्स फ्री है, इजी है,
सुटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर है, लेस कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसपेरेंट भी है, अश्योर्ड रिटर्न देता है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी है यहाँ पे। दीज आर बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फिर वो लोग आए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, यहां पे उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कौन कौन होता है? स्पॉन्सर होता है, हु सेट्स अप द ट्रस्ट। स्पॉन्सर्स का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 100 करोड़ और स्पॉन्सर्स को होल्ड करना पड़ेगा मिनिमम 15% ऑफ द टोटल यूनिट्स। डन। फिर ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज शुड बी रजिस्टर्ड एज डिबेंचर ट्रस्टीज। फिर यूनिट होल्डर्स होते हैं, हाँ उन पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है जो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा। फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट का ध्यान रखते हैं। रूल इसके अंदर एक ही ध्यान रखना है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का इन्वेस्टमेंट है वो 80% होना चाहिए इन रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कि जहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे वहां से ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। सो 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सेम रूल रियल एस्टेट के भी होता है 80% का, पर वो यहाँ पे नहीं बताया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये होता है हमारा सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट। 15, 16, 17, 18 हमारे मॉड्यूल में एक ही चैप्टर है, बट मैंने उसको कुछ सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ लेके चैप्टर बना दिया, इससे याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है। सो नाउ वी आर डन विद चैप्टर नंबर 15। 15 आपको इस तरह से देखना चाहिए कि यहां पे मैंने 15 करा दिया, लेकिन आप ये लेके बैठे हैं सिर्फ सिनॉप्सिस, और सिनॉप्सिस देख के अगर आप बैक टू बैक पॉइंट से रिवाइज कर पा रहे हैं तब आएगा मजा। जैसे कि अगर आप देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो पूरा पिक्चर दिमाग में आना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नेशनल लेवल के अंदर ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक के अंदर गया IDBI, IFCI, SIDBI, IIBI। उसके बाद में स्पेशलाइज्ड के अंदर आ गया IFCI वेंचर कैपिटल फंड, ICICI वेंचर फंड एंड टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर आ गया LIC, GIC और UTI। स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आ गया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ गया। डन। उसके बाद बात करें QIB के 13 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले पॉइंट के अंदर AIF, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एक्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट बॉडीज, फैमिली ऑफिसेस। ये हो गया। फिर 2 पॉइंट जो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद में 3 इंश्योरेंस वाले पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनीज अंडर IRDA, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उसके बाद में 2 25 करोड़ वाले, पेंशन फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़ एंड प्रोविडेंट फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़। फिर आ गए 4 पॉइंट, भाई साहब ये 4 पॉइंट याद नहीं रहते। बायलेटरल, मल्टीलेटरल, बायलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है सर, जैसे से हो गया। उसके बाद जाते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सर ये बहुत गंदा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के अंदर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा जो फॉरेन गवर्नमेंट एंड रिलेटेड इन्वेस्टर्स हैं, उसके अंदर सेंट्रल बैंक वगैरह सब आ गया, कोई भी ऐसा एंटिटी जो इन लोगों ने गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है एटलीस्ट 75% से। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी फंड। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटी। फिर चौथा पॉइंट आता है कि कोई भी ऐसी कंट्री से हो जो या तो FATF की मेंबर कंट्री है या फिर उसका हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको स्पेसिफाई कर रखा है थ्रू एन ऑर्डर, थ्रू एन अग्रीमेंट और ट्रीटी। ठीक है। साथ में उसके बाद में आप साथ में क्या क्या कर रहे हो, आप अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है, या फिर आप यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी फंड की तरह एस्टेब्लिश्ड है फॉर मोर देन 5 years। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट देयर, अगर आप अनरेगुलेटेड तो आपका फंड मैनेजर कम से कम रेगुलेटेड और वो कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड है। ये हो गया। लास्ट के 2 पॉइंट आते हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति कहीं भी कवर्ड नहीं है लेकिन वो FATF मेंबर कंट्री से आ रहा है और उसका मैनेजर वगैरह अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है। लास्ट पॉइंट, कोई भी एक ऐसी एंटिटी जो 2, 3, 4 यहां पे किसी से भी कंट्रोल्ड ओन्ड है बाय एटलीस्ट 75%, ये हो जाएगा FPI कैटेगरी 1। FPI कैटेगरी 2 जो यहाँ पे ऊपर कवर नहीं होते, लाइक इंडिविजुअल, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली ऑफिसेस, कॉर्पोरेट बॉडीज, ये सब आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आ जाता है हमारा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की अगर मैं बात करता हूँ उसकी डेफिनेशन ऐसी आती है, एनी फंड एस्टैब्लिश्ड और क्रिएटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्रिएटेड है, एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, LLP, पार्टनरशिप, इनमें से किसी भी फॉर्म के अंदर क्रिएटेड है। उसके बाद में विच इज ए प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच इन्वेस्ट वेयर इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम इंडियन और फॉरेनर एंड विच इन्वेस्ट एज पर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड विच इज नॉट कवर्ड अंडर SEBI म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, SEBI CIS रेगुलेशन। उसके बाद में हाउएवर द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रीटेड एज AIF। उसके अंदर आ गया सबसे पहले आपका फैमिली ट्रस्ट अंडर कंपनीज एक्ट आ गया,
कोई भी ईसॉप ट्रस्ट आ गया, कोई भी ग्रेचुटी ट्रस्ट आ गया, आपका होल्डिंग कंपनी आ गया, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर सरफेसी आ गया, कोई भी एसपीवी या फिर ऐसा फंड जिसके पास अपना रेगुलेटर है वो एआईएफ नहीं है। फिर एआईएफ की 3 कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी में स्टार्टअप के अंदर, एसएमई फंड के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं विच इज इकोनॉमिकली और सोशली डिजायरेबल। उसके बाद में कैटेगरी 2 विच इज नॉट कवर्ड अंडर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3। उसके बाद में कैटेगरी 3 ये एकदम लाड में बिगड़ा हुआ है, विच एम्प्लॉय डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विच मे इवन एम्प्लॉय लेवरेज। ये पूरा आता है एआईएफ के अंदर। उसके बाद में आपको दिखता है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी के अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं। पहला, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है इन ऐसी एंटिटीज which are not publicly traded, या फिर इन्वेस्ट करते हैं ऐसी एंटिटीज में which are publicly traded but with an intention to make them private। ये अकेले ऐसे जो इन्वेस्ट करते हैं illiquid assets के अंदर। ये क्या करते हैं, पूरे की पूरे assets पे, रेवेन्यू के सोर्स पे कंट्रोल ले लेते हैं ताकि उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। they even use debt to increase their rate of return। यहाँ पे इन्वेस्टर कौन होते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे रिटेल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं। मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, accredited इन्वेस्टर होते हैं, who can commit large sum of money for long period of time। उसके बाद में आता है, लेकिन जनरली एंजल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब लोग भी यहां पर रहते हैं। इसके 3 टाइप हो जाते हैं, लेवरेज बाय आउट, सेकेंड वेंचर, थर्ड ग्रोथ कैपिटल। तो अगर लेवरेज बायआउट की बात करें तो लेवरेज मतलब ये यूज करेंगे डेट को, और बायआउट मतलब पूरी कंपनी एक्वायर कर लेंगे। लेवरेज बायआउट के अंदर वो पूरा का पूरा बिजनेस यूनिट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू बाय कर लेते हैं थ्रू द यूज ऑफ लेवरेज। ये जनरली कंपनीज मोर मैच्योर होती है। वेंचर कैपिटल, यहाँ पे कंपनी जनरली कम मैच्योर होती है, लेस मैच्योर कंपनी होती है जिनको ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए पैसे की जरूरत है। और लास्ट है ग्रोथ कैपिटल, जिसके अंदर आपको माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट मिलता है किसी कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी को एक्सपांशन के लिए पैसे की जरूरत है। फिर आता है आपका एंजल फंड। ये कुछ भी नहीं, फुदू पॉइंट है कि एंजल फंड के दूसरे नाम है सीड कैपिटल इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर, एंजल फंड, इनिशियल इन्वेस्टर्स, ये सब नाम होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ढूंढते हैं ऐसी कंपनीज जिनको इनिशियल लेवल पे पैसों की जरूरत है। ये लोग पैसा देते हैं इन रिटर्न ऑफ कन्वर्टेबल डेट और इक्विटी। जनरली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है टू ग्रो। उसके बाद में आ गया एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। पहला पॉइंट डिस्टिंग्विश वाला, कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं हु आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, असेट्स, इन्वेस्टेबल सरप्लस। उसके बाद में इसका कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, एरिया टू एरिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन टू लोकेशन ये चेंज होता रहता है। उसके बाद में आ जाता है कि जनरली 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोल सकते हैं, और 25 लाख से 2 करोड़ वालों को बोल सकते हैं इमर्जिंग एचएनआई। लेकिन इंडिया के अंदर आईपीओ में अप्लाई करते हैं जो भी लोग 2 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी हम एचएनआई बोल सकते हैं। लास्ट में आता है, लेकिन इसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। फिर हमारा जाता है वेंचर कैपिटल। जनरल बात आ गई वेंचर कैपिटल किसके अंदर, जिसके अंदर कोई भी प्रमोटर इन्वेस्ट करता है, जिसको मिलेगा इक्विटी, प्रमोटर को अपना कैपिटल देना पड़ता है ताकि उसको कोई इन्वेस्टर मिल पाए। जनरली वापस यहाँ पे वही पॉइंट के कोई भी व्यक्ति इसीलिए इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको लगता है कि पोटेंशियल ग्रो होने का है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ही होते हैं जनरली इसके अंदर भी। उसके बाद में आ गया आपका पेंशन फंड। पेंशन फंड की बात करते हैं, हमने देखा पूरा स्ट्रक्चर। पेंशन फंड होता क्या है, ये एक ऐसा फंड होता है जो कि एम्प्लॉयर क्रिएट करता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, और इससे एम्प्लॉय को पैसा मिलता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज एज ऑफ वर्क। इसके अंदर 2 टाइप हो सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में 3 टाइप हो सकते हैं वापस, अंडर एनी एक्ट और स्टैट्यूट, गवर्नमेंट पेंशन एंड वॉलंटरी। अंडर एनी एक्ट और स्टैट्यूट में 3 एक्ट का नाम उन्होंने दे रखा है, याद रखने की कोशिश करनी है। ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, कोल पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1948 एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। बस देखो याद हो जाता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। फिर आता है पेंशन फंड। पेंशन फंड को लेकर ऐसा है कि पेंशन, गवर्नमेंट पेंशन के लिए बात आती है कि गवर्नमेंट पेंशन इज नॉट गिवन अंडर स्टैट्यूट, इट इज गिवन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड। इट वाज अमेंडेड एंड उससे पूरा का पूरा जो पेंशन का फंड है इंडिया में वो चेंज हो चुका है, लेकिन 1/1/2004 के पहले जिन एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया उनकी पुराना स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है अभी भी। और ये जो पेंशन फंड होता है गवर्नमेंट का, वो कवर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। खत्म हो जाती है बात। फिर आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इज अ पेंशन योजना फॉर अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉइज which was announced in which budget, 14-16 के बजट में अनाउंस किया गया था। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आ जाता है कि इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, थर्ड पॉइंट पे आ जाता हूं, तो उसको मिनिमम गारंटीड होता है 1000 to 5000 का, और लास्ट आता है कि इसको गारंटी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, इसको मैनेज कौन करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हो गया पूरा पूरा पेंशन फंड के बारे में। और लास्ट में आता है रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट की अगर बात करें तो रीट के बेनिफिट्स दिमाग में चिपके हुए होने चाहिए। रीट के बेनिफिट सबसे पहले इजी, टैक्स फ्री, स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता इतना। उसके बाद में इस पे आते हैं ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे पूरी, अश्योर डिविडेंड मिलता है, और कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो जाता है। लास्ट पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर, तो हम बात करते हैं स्पॉन्सर। ये लोग होते हैं जिन्होंने पूरा का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सेटअप किया है, उनका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 100 करोड़, उनके पास कम से कम 15% टोटल यूनिट्स होने चाहिए। फिर मैं बात करता हूं कि जो
ट्रस्टीज हैं, ट्रस्टीज शुड बी रजिस्टर्ड एज डिबेंचर ट्रस्टी अंडर डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन। यूनिट होल्डर होना चाहिए जो पैसा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ होता है एक हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, हु इज गोइंग टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए जो लुक आफ्टर करता है होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो ये ओवरसी करता है बस कि प्रोजेक्ट अच्छे से हो रहा है नहीं। देयर इज वन मोर कंडीशन दैट वी नीड टू नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जब भी पैसा इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के अंदर तो वो इन्वेस्ट कर सकता है उसका एटलीस्ट 80% शुड बी इन्वेस्टेड इनटू रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट एंड दिस इज द एंटायर चैप्टर नंबर 15। अगर चैप्टर नंबर 15 आप इतने अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं तो एग्जाम में मार्क्स कट कैसे होगा सोचने का ऐसा। तो अभी हमने सबसे पहले चैप्टर 15 को पूरा रिवाइज किया है, फिर आखिरी में 10 मिनट में वापस एक बार पूरा चैप्टर 15 को देखा। तो अगर आप कभी भी रिवीजन के टाइम पे चैप्टर 15 को ऐसे 2 बार देख लेते हैं तो हर एक पॉइंट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। फिर थोड़े से एफर्ट्स और ले लिए तो यू विल बी सुपर सॉर्टेड। आर वी गुड हियर यारो? चलो यस पीपल लेट्स डू इट। यस चैप्टर नंबर 16 लेट्स डू इट। चैप्टर नंबर 16 काफी फुद्दू सा चैप्टर है, 17 भी इजी जाएगा, 18 पे मेहनत लगेगी तब तक फटाफट से होने वाला है। हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 17 की, उसमें सबसे पहले हमने देखा था बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह कुछ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, फुद्दू से टॉपिक थे। एफसीसीबी एफसीबी इजी, आईडीआर इजी, डेरिवेटिव बाकी है, वारंट इजी। फिर हम लोगों ने एडिशनल में पढ़ लिया कैटेगरीज ऑफ डिबेंचर वेरी इजी, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर वेरी इजी, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी फ्यूचर बाकी है, सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्टिंग, म्युनिसिपल बॉन्ड इंटरेस्टिंग, ईडीएफ इंटरेस्टिंग। बहुत इजीली बहुत फटाफट से ये कंप्लीट होने वाला है। चलिए यारो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या होता है। सबसे पहले इक्विटी शेयर क्या होता है? अरे फ्रैक्शनल ओनरशिप, इसमें सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल रिस्क मिलने वाला है। आप कंपनी के मेंबर बन जाते हैं और आपको मिलता है वोटिंग राइट, हमें तो पता ही नहीं था। फिर आता है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, कि सबसे पहले इक्विटी शेयर्स की 2 कैटेगरी हो सकती है, विद इक्वल वोटिंग राइट एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। हमारे सिलेबस में है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट के लिए कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस याद होनी चाहिए। सबसे पहले एओए शुड ऑथराइज, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक क्लॉज होना चाहिए दैट ये कंपनी चाहे तो इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। उसके बाद में आता है मैक्सिमम वोटिंग राइट with differential voting right should not exceed 74% of the total voting right, कि जो कंपनी की टोटल वोटिंग राइट है उसका 74% से ज्यादा आप नहीं दे सकते डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों को। नेक्स्ट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना है एंड नेक्स्ट कंपनी इज नॉट डिफॉल्टेड इन इट्स फाइलिंग एंड आपका जो एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 इयर्स आपने किसी भी प्रकार का डिविडेंड देने के अंदर, डिबेंचर्स को रीपे करने के अंदर आपने नुकसान डिफॉल्ट नहीं किया है, रिडीम करने में प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर नहीं किया है, रीपेमेंट ऑफ लोन में नहीं किया और स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं किया, इसमें आपने डिफॉल्ट नहीं किया है। ये 5 कंडीशन है। देखते हैं क्या 5 कंडीशन है। सबसे पहले इजी कंडीशन आ जाती है आपकी एओ शुड ऑथराइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोटिंग राइट, जो आपके हो सकते हैं वो हो सकते हैं 74% डीवीआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा आपको एंड देन कंपनी इज नॉट डिफॉल्टेड। ये 4th पॉइंट होना चाहिए यहां पर। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 इयर्स, डिविडेंड या फिर डिपॉजिट के अंदर, रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर ये सब जगह पे आप कंप्लायंस में है तो ही आप इशू कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट। बहुत इजी है ये। उसके बाद में आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? एक ऐसा शेयर जिसको प्रेफरेंस मिलती है 2 केसेस में, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे जब आपको रिपेमेंट मिलता है तब भी। फिर आ जाता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर आपको फिक्स प्रिंसिपल वगैरह मिलता है। डिबेंचर की एक डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। एकदम आराम से, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर बॉन्ड स्टॉक और एनी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो उसके लिए लिखा है वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट और नॉट। लाइफ इजी हो जाता है, ठीक है। फिर बॉन्ड्स के बारे में बताया, डेट सिक्योरिटी होती है, एक स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न पे किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाता है लेटर टाइम पे एंड जनरली इसका ड्यूरेशन 5 to 10 years होता है। वो छोड़ देते हैं, हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड पे। मुझे लगता है पूरे 2 पेजेस में 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। वो ये है कि पहला तो डीवीआर की कंडीशंस और दूसरा बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज़ इसके अलावा तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है ना। और ये इतना इजी है कि बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स में फिक्स फेस वैल्यू होता है, ड्यूरेशन भी फिक्स होता है जो कि कम से कम कुछ दिन हो सकता है, मैक्सिमम 20 to 30 years होता है, मैच्योरिटी पे आपको पूरा अमाउंट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है आपको रेगुलरली, और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, और सबसे कम रिस्की होता है आपका बॉन्ड। तो ये कुछ इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं और ये यूज होता है फॉर डाइवर्सिफाइंग, कि मतलब अगर आपने बहुत सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया, थोड़ा पैसा बॉन्ड में डाल दो तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 4 टाइप के बॉन्ड दिए, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड एंड टैक्स सेविंग बॉन्ड। इनके एक्सप्लेनेशन ये खुद ही शब्द से देते हैं अपने। गवर्नमेंट बॉन्ड,
which is directly issued by government or PSUs. They are secured. Generally यहाँ पे होता है बहुत low rate of return because ये risk free माना जाता है. फिर आता है corporate bond by private companies. When I say private, I don't mean private limited. I mean non-public companies. So private companies issue करती हैं. ये secured भी हो सकते हैं, unsecured भी हो सकते हैं. यहाँ पे credit rating लेना अनिवार्य होता है. Banks और financial institutions, जो bank और financial institution issue करते हैं, ये वो market है जो सबसे ज्यादा majority portion of bond market is taken by this category only. भारत में सबसे ज्यादा बॉन्ड जो चलते हैं वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ही चलते हैं. लास्ट टैक्स सेविंग बॉन्ड जो इशू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यहां पे नॉर्मल इंटरेस्ट तो मिलता ही है, साथ में आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट भी मिलता है. दे आर आल्सो लिस्टेड एट एनएसई एंड बीएसई. यहां तक ये चैप्टर शुरू हो जाता है, बट कुछ काम का चैप्टर नहीं है, फुल टाइम पास कर रहे हैं यहां तक चैप्टर. इसके बाद में आता है आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड. इसके लेकर बात करते हैं, कुछ फीचर है. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. फॉरेन करेंसी मींस बॉन्ड आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज पेड इन फॉरेन करेंसी. Convertible, an option to convert into equity shares of the same company. Bond means regular interest payment and principal payment रहता है. अगर हम यहां पर आके देखते हैं हमारे टॉपिक को, तो यहां में हमारे लिए और इजी हो जाता है ये पॉइंट. सबसे पहले कितने फीचर्स याद रखने हैं. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इसके अंदर इशूइंग कंपनी हैज टू बी एन इंडियन कंपनी. द इंडियन कंपनी शुड बी एन द इशूइंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी इशूइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. ओके. द सब्सक्राइबर टू द बॉन्ड शुड बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. दूसरा फीचर कि जो इसको ले रहा है वो इंडिया के बाहर का होना चाहिए. तो दो फीचर याद हो गए. एग्जाम में आएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, आपको 5 पॉइंट लिखने और मार्क्स लेके जाने हैं. पहला पॉइंट, द इशूइंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी. द पर्सन बाइंग द बॉन्ड शुड बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. फर्दर फॉरेन करेंसी, द बॉन्ड्स हैव टू बी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट टू बी पेबल इन फॉरेन करेंसी. कन्वर्टेबल मींस द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, पूरे के पूरे पॉइंट्स वैसे के वैसे, सिर्फ फिफ्थ पॉइंट चेंज हो जाएगा. रैदर देन कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी हो जाएगा एक्सचेंजेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. बाकी सारे के सारे पॉइंट सेम. बहुत इजी टॉपिक हो जाता है. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड. इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, आता है हमारा आईडीआर. आईडीआर को लेके हमको याद रखने 4 पॉइंट. अगर 4 पॉइंट लिखते हैं तो आईडीआर के मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाते हैं. पहला, डेफिनेशन ऑफ आईडीआर. इंस्ट्रूमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट. आप खुद ही सोचो, आईडीआर जब इशू होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी. इंडिया की डोमेस्टिक डिपॉजिटरीज को क्रिएट करती है एंड ऑथराइज्ड बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया. 3 पॉइंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट. इट इज इशूड बाय, क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी एंड इट इज ऑथराइज्ड बाय फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया. सही है सर. अब उसका ही एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया डेफिनेशन के बाद में. प्रोसीजर टू इशू होगा कैसे. एक डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है, वो शेयर्स इशू करेगी, वो डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करेगी इन्वेस्टर्स इन इंडिया को, जब उसको शेयर्स दे दिए हैं फॉरेन कंपनी ने और उसको ऑथराइजेशन दे दिया है फॉरेन कस्टोडियन ने. तो ये हो जाएगा आपका प्रोसीजर टू इशू. उसके बाद मतलब एग्जांपल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी इज द ओनली कंपनी जिसने आज तक आईडीआर इशू किए. और लास्ट, एप्लीकेबल रूल्स. द फॉरेन कंपनी इंक्लूडिंग आईडीआर नीड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन, आरबीआई नोटिफिकेशन. ये 4 पॉइंट लिखे और आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले. डेफिनेशन, प्रोसीजर टू इशू एंड एग्जांपल. और रूल कौन से अप्लाई होते हैं. आरबीआई के रेगुलेशन, नोटिफिकेशन अप्लाई होंगे, एसबीआई सेबी के रेगुलेशन और कंपनीज एक्ट, सेबी के रेगुलेशन, आरबीआई के सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन. दैट इज ऑल अबाउट आईडीआर. फिर आता है डेरिवेटिव को हम छोड़ते हुए आते हैं वारंट. ये हमने पहले भी पढ़ा था बट इसके ऑर्गेनाइज पॉइंट बता दिए. डेफिनेशन, वारंट इज नथिंग बट एन ऑप्शन इशूड बाय अ कंपनी where the buyer is granted a right to purchase some certain number of equity share at a certain price after a certain date. तो एक व्यक्ति को अगर एक ऑप्शन दिया है जहां पे he is granted a right to buy equity share after a certain period at a certain price, इसे कहते हैं ऑप्शन. वो व्यक्ति, इसे कहते हैं वारंट. वो डिसाइड करेगा कि उसको लेना है या नहीं. हाउ इट वर्क्स, ऑप्शनली कन्वर्जन. इनका समझाना है अब आपको कि सुनो ना, वारंट जो होता है ना, उसमें यू हैव अ राइट, आपके पास राइट होता है कि आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो. ड्यू डेट पे आप सोचते हो कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका एक्सरसाइज प्राइस इज हायर देन द मार्केट प्राइस, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो. एंड इफ द मार्केट प्राइस इज लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस, इफ द मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस, इफ द मार्केट प्राइस इज हायर एंड द एक्सरसाइज प्राइस इज लोअर, मार्केट प्राइस इज 100, एक्सरसाइज प्राइस इज 70, तो आप एक्सरसाइज करके वारंट से इक्विटी शेयर ले लेते हो. वहीं अगर कभी ऐसा हो गया है कि एक्सरसाइज प्राइस इज 100 एंड मार्केट प्राइस इज 80, तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, यू कैन लेट द वारंट लैप्स. तो वारंट में यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आपको प्रॉफिटेबल लगता है तभी आप कन्वर्ट करोगे इक्विटी शेयर में, आप चाहो तो उसको लैप्स होने दे सकते हो.
आईसीडीआर वारंट्स अगर इशू करना है किसी भी लिस्टेड कंपनी को इंडिया में तो उसके ऊपर अप्लाई होगा आईसीडीआर रेगुलेशन, उसमें रूल्स दे रखा है, उसके हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर एक एग्जांपल दे देना है जो मैंने 100 और 70 का दिया। तो वारंट अगर कभी भी एग्जाम में एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो गया, पहले डिफाइन कर देंगे, फिर वो कैसे वर्क करता है वो लिख देंगे, कैसे वो इंडिया के अंदर चलता है, उसके ऊपर आईसीडीआर अप्लाई होता है, उसका एक एग्जाम्पल देके कंक्लूड कर देंगे। या अब अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो तो बहुत ही फुद्दू टॉपिक्स हैं, कुछ है ही नहीं। 16 यस। सबसे पहले कैटेगरी ऑफ डिबेंचर बताते हैं, सिर्फ नाम बता दिया इन्होंने, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल। ऐसे डिबेंचर जिसके अंदर शेयर होल्डर के पास में डिबेंचर होल्डर के पास में ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो कन्वर्ट करेगा चाहे तो कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ भी पूछने लायक नहीं। इसके बाद में आता है यहाँ पे ऑप्शनली कन्वर्टेबल के अंदर, इट्स अ काइंड ऑफ डिबेंचर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस इफ द डेट होल्डर विशेस टू डू सो। कि अगर एक व्यक्ति चाहेगा तो ही वो कन्वर्ट होगा। इट इज कंसिडर्ड एज हाइब्रिड सिक्योरिटी, क्योंकि पहले तो ये डेट है और बाद में बन जाएगा इक्विटी एट अ लेटर स्टेज। सिंपल। फिर डेरिवेटिव, ये सब चीजें स्किप करते हुए आते हैं तूफान टॉपिक पे, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही बाप टॉपिक है ये, हमने डिटेल में समझा था, लेकिन एग्जाम लुकआउट्स उन्होंने बहुत छोटा सा पार्ट दे रखा है हमारे मॉड्यूल में, तो हमें बस ये 4 पॉइंट याद रखने होते हैं। क्या 4 पॉइंट? सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? सिक्योरिटाइजेशन इज अ फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज बैक्ड बाय असेट। सिक्योरिटाइजेशन एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जहां पे हम डेट सिक्योरिटी इशू करते हैं विच इज बैक्ड बाय असेट। नेक्स्ट, सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग असेट्स इनटू सिक्योरिटी। ए यारो कंसेप्ट याद आ रहा है ना? आशु का बंगलो था, उसने लेंड किया था बैंक के पास, बैंक ने उस असेट को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया एंड दैट इज सिक्योरिटाइजेशन। ओनर ऑफ द सिक्योरिटी, बॉन्ड होल्डर की बात कर रहे हैं, ओनर ऑफ द सिक्योरिटी रिसीव एन इनकम फ्रॉम द असेट। एंड लास्ट, इसके ऊपर सेबी का रेगुलेशन है पूरा, सेबी पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2008। ये 4 पॉइंट लिखने हैं हमको। पहला पॉइंट आता है कि सिक्योरिटाइजेशन क्या है? ये एक फाइनेंशियल प्रोसेस है ऑफ इशूइंग ऑफ सिक्योरिटी बैक्ड बाय असेट। सिक्योरिटाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग द असेट्स इनटू सिक्योरिटी। ओनर ऑफ सिक्योरिटी रिसीव्स एन इनकम फ्रॉम द असेट एंड इसके ऊपर एप्लीकेबल रेगुलेशन इज सेबी पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2008। इसके बाद में लास्ट आता है आपका म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड बहुत इजी सा कंसेप्ट है। इसके अंदर होता है कि इट इज आल्सो नोन एज म्यूनी बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड इज आल्सो नोन एज म्यूनी बॉन्ड। इसके अंदर म्यूनी बॉन्ड ध्यान रखेंगे, मुन्नी मुन्नी कोई नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं, इधर आओ। तो म्युनिसिपल बॉन्ड इज आल्सो नोन एज म्यूनी बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप पैसा रेज कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक रेलवे, पार्क बनाना है, आपको छोटा मोटा रोड बनाना है। सेबी के इसके ऊपर गाइडलाइंस भी आ चुके हैं और योर म्युनिसिपैलिटी शुड बी एलिजिबल। 4 पॉइंट। पहला, नोन एज म्यूनी बॉन्ड, इस पैसे से आप क्या कर सकते हैं? रेलवे, पार्क, रोड, ये सब बना सकते हो। सेबी का इसके ऊपर रेगुलेशन भी है, सेबी के अंदर गाइडलाइंस है, सॉरी नॉट रेगुलेशन, सेबी के गाइडलाइंस है फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड एंड यू शुड बी एलिजिबल, योर म्युनिसिपैलिटी टू बी शुड बी एलिजिबल। सर एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? 3 पॉइंट। आपके म्युनिसिपैलिटी का नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स। आपकी म्युनिसिपैलिटी ने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए इन डेट सिक्योरिटीज एंड लोन। एंड लास्ट पॉइंट, आपके म्युनिसिपैलिटी के प्रमोटर डायरेक्टर जो भी हैं वो विलफुल डिफॉल्टर के होने नहीं चाहिए। ये 3 पॉइंट है। अगर 3 पॉइंट कवर कर लेते हैं तो आपकी म्युनिसिपैलिटी एलिजिबल है। तो अगर एग्जाम में आता है म्यूनी बॉन्ड तो याद रखने के लिए इजी है। सबसे पहला म्यूनी बॉन्ड, उसका दूसरा नाम है। दूसरा, पैसा किसके लिए रेज करते हैं? तीसरा, सेबी की गाइडलाइंस है। चौथा, हम एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आता है कि आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डेट सिक्योरिटी वगैरह में, ना ही पुराने डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और आपकी म्युनिसिपैलिटी प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। इसके बाद में आता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कुछ ऐसे फंड्स हैं, इसको हमने 4 पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले ETF को एक्सप्लेन करते हैं। ETF इज अ फंड व्हिच ट्रैक्स ईदर इन इंडेक्स, हमने देखा था निफ्टी के ETF, ईदर इन कमोडिटी, हमने गोल्ड ETF भी देखा था। उसके बाद में इट कैन ईदर फॉलो अ बास्केट ऑफ असेट, हमने देखा था मोतीलाल ओसवाल 100 मिड कैप ETF, याद आ रहा है? तो वो एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ETF कैन ट्रैक एन इंडेक्स, अ ग्रुप ऑफ असेट और अ कमोडिटी, तो उसका जो रिटर्न है उसको रिफ्लेक्ट करता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दूसरा पॉइंट कि ETF के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हैं, तो व्हेन यू बाय एन यूनिट ऑफ ETF, प्रैक्टिकली यू आर बाइंग, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो ऑफ असेट्स। तीसरा चीज कि नॉर्मली जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड जैसे ट्रेड होते हैं, ये वैसे ट्रेड नहीं होते हैं, ये ट्रेड होते हैं एक्चुअली अपने शेयर प्राइस पे। म्यूचुअल फंड जैसे कि ट्रेड होते हैं आपके NAV बेस्ड, ये ट्रेड होते हैं मार्केट प्राइस बेस्ड। और लास्ट वापस म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन, कि म्यूचुअल फंड में जो आपकी फीस रहती है, चार्ज रहती है, ये सब बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, फीस कम है। तो याद रखने के लिए पहला पॉइंट हो गया कि क्या होता है ETF। ETF एक ऐसा फंड है जो ट्रैक करता है या तो किसी इंडेक्स को या किसी कमोडिटी को या बास्केट ऑफ असेट्स को। दूसरा,
हम अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो इवेंचुअली आप एक पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर दो। म्यूचुअल फंड ट्रेड होता है एनएवी बेस्ड, ये ट्रेड होता है मार्केट प्राइस बेस्ड, लाइक अ शेयर। लास्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड से वापस कंपेयर कर दो। म्यूचुअल फंड के अंदर लिक्विडिटी कम होती है, इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। म्यूचुअल फंड में फीस ज्यादा होती है, इसमें फीस कम होती है। एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल ईटीएफ। डन 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 डन। जैसे कि मैंने कहा था 16 परेशान नहीं करता है। 16 का आप कभी भी अगर इंडेक्स भी देखेंगे तो 16 के इंडेक्स से ही आप चीजों को याद रख पाएंगे। इसमें बस एक धुआंधार टॉपिक है जो बचता है, दैट इज डेरिवेटिव। बहुत ही बाप टॉपिक है। चलो इसके अंदर विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टुवर्ड्स 17 बहुत ही खास सा टॉपिक है और इसके अंदर सारे लॉजिकल कंसेप्ट आते हैं। सिर्फ मात्र केवल 1 2 3 और 4 टॉपिक हैं पूरे 17 के अंदर। पूरी क्लास का फोकस मुझे 100% यहीं पे चाहिए। बुक बिल्डिंग, एंकर इन्वेस्टर, आसवा, ग्रीन शू ऑप्शन एंड एप्लीकेशन थ्रू यूपीआई मैकेनिज्म। बुक बिल्डिंग बुक बिल्डिंग बुक बिल्डिंग बुक बिल्डिंग बुक बिल्डिंग हम पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहां पे अच्छे समझते हैं बुक बिल्डिंग के बारे में। बुक बिल्डिंग को लेके बहुत सारी थ्योरी भी आप लोगों के लिए यहां पे लिखवाई हुई है। ये रहा पूरा का पूरा बुक बिल्डिंग की ये थ्योरी लिखवाई है। फर्दर मैंने एक और चीज आपको लिखने के लिए दी है, वो है ये बुक बिल्डिंग का प्रोसेस। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है, ये हम ऑलरेडी आईसीडीआर में पढ़ चुके हैं। लेकिन आईसीडीआर में पढ़ने के बाद इन्होंने यहां पे उसको वापस रिपीट टेलीकास्ट दिया है। क्या होता है बुक बिल्डिंग का प्रोसेस, तो इन्होंने क्या बताया बुक बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, देखना। कंपनी अपॉइंट करती है मर्चेंट बैंकर को एज लीड बुक रनर। ये मर्चेंट बैंकर ही है जो यहां पर आता है, उसको बोलते हैं लीड बुक रनर। वो ग्रीन शो ऑप्शन में जाता है, उसका बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। है मर्चेंट बैंकर ये मेनली, जिसको अलग अलग नाम होते हैं, डिफरेंट वर्क। तो सबसे पहले कंपनी अपॉइंट करती है मर्चेंट बैंकर को, फिर कंपनी फाइल कर देगी ड्राफ्ट, रेड हेरेंट, प्रोस्पेक्टस। अब हमें तो और डिटेल में बताया, बट ये क्या बताते हैं, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फिर रेड हेरेंट प्रोस्पेक्टस विद सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड आरओसी। इन्होंने तो बहुत समरी में बता दिया, हमने तो इतना डिटेल में पढ़ा है कि ड्राफ्ट, रेड हेरेंट, प्रोस्पेक्टस हम सेबी को देते हैं, उसकी एक कॉपी हम स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को साथ में बहुत सारी डिटेल्स देते हैं, हम अपने 3 वेबसाइट पे अपलोड करते हैं कि हम पब्लिक कमेंट्स इनवाइट करते हैं। ये सब पढ़ा इन्होंने, समरी में बता दिया कि हाँ ठीक है ना, ड्राफ्ट, रेड हेरेंट, प्रोस्पेक्टस सेबी को देते हैं। फिर जब सेबी ने पूरा रिस्पॉन्स दे दिया है, फिर फाइनल जो प्रोस्पेक्टस है वो सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, आरओसी को दे देते हैं। लीड बुक रनर अपॉइंट सिंडिकेट मेंबर अंडरराइटर टू एन इशू, अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं ये लोग। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6, लीड बुक रनर टू फाइनलाइज बिडिंग सेंटर, बिडिंग सेंटर फाइनलाइज हो जाते हैं। उसके बाद में आपका प्री इशू एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर दे दिया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ाई था ना कि जैसे ही हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट बन के आता है हम तुरंत उसको न्यूज़पेपर में दे देते हैं। अब इशू ओपन होने वाला है। बिडिंग एंड एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर 1 डे बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू। जब भी इशू ओपन होगा उसके एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट हो जाएगा, ये भी हमको पता है। अभी मैंने कल परसों जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उसका अगर आप आज गूगल करेंगे तो आप देखोगे उसका आईपीओ कल ही शुरू हुआ था, डे 1 था। उसके पहले एंकर इन्वेस्टर से 1200 करोड़ रुपए रेस कर चुके हैं वो ऑलरेडी। गूगल भी करेंगे अपन सिंपल, आई थिंक द नेम ऑफ द कंपनी वाज, नहीं कंपनी का नाम क्या था, मैनकाइंड फार्मा वाज द नेम ऑफ द कंपनी, राइट। तो मैनकाइंड फार्मा आप गूगल भी करेंगे ना, मैनकाइंड फार्मा डे 1, हाँ इधर देखो मैनकाइंड फार्मा डे 1, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि डे 1 शुरू होने के पहले ही एंकर इन्वेस्टर से वो 1200 करोड़ रुपए रेस कर चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद में पब्लिक के लिए पैसा रेस होगा ऐसा, और 3 दिन तक इशू चलेगा। उसके बाद में आपको इशू क्लोज हो जाएगा, फिर बुक बिल्डिंग के लिए कट ऑफ प्राइस आएगी, कट ऑफ प्राइस बताए जाएंगे किस किस को एक्सेप्ट किया, किसको रिजेक्ट किया है, और उस तरह से अलॉटमेंट होगा। तो जो हम ये पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली डे टू डे बेसिस पे होता रहता है। उसके बाद में आगे हमारा बिडिंग सेंटर, इशू ओपन, इन्वेस्टर सबमिट द बिडिंग फॉर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस वही मर्चेंट बैंकर डिसाइड करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। याद करो रेड हेरेंट प्रोस्पेक्टस के टाइम पे पढ़ाया था कि जब भी आप रेड हेरेंट प्रोस्पेक्टस देते हैं तो जब आपका फाइनल प्राइस डिटरमिन होता है फिर आपको फाइनल कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस आरओसी को देनी होती है, वो दे देंगे। अलोकेशन मैनर ऑफ अलॉटमेंट के अंदर, और अगर 90% अचीव नहीं तो पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। ये जो यहाँ पे 13 पॉइंट्स है ना, ये कुछ नहीं है, ये क्या हुआ है, 3-4 दिन का बचा हुआ खाना था, उसको एक साथ मिक्स करके एक सब्जी बना दिया है। इसमें एंकर इन्वेस्टर का पॉइंट लिख दिया, इशू ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, 90% सब्सक्रिप्शन लिख दिया, प्री इशू एडवर्टाइजमेंट लिख दिया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है सब्जी में, इस सब्जी में टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सब अजीब अजीब सा मिक्स है ना, कहीं पे कुछ है कभी कुछ नहीं है। प्री इशू एडवर्टाइजमेंट लिखा, पोस्ट लिखा ही नहीं। क्यों? इनकी मर्जी। इन्होंने लिखा कि हमें ड्राफ्ट रेड प्रोस्पेक्टस सेबी को देना है, फिर सेबी उसमें ऑब्जर्वेशन देखा, ये उन्होंने लिखा ही नहीं, उनकी मर्जी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे थोड़ा देख लिया, दिस इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जो हमने आईसीडीआर में पढ़ा पूरा बुक बिल्डिंग का प्रोसेस, अगर आप वो भी पूरा लिख देते हैं तो वो इससे बेटर प्रोसेस बन के आता है एग्जामिनेशन के अंदर। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए में फिर भी कभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो हम पूरा प्रोसेस लिख देंगे। पार्ट बी में सबसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 5। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना लिखना वर्थ इट नहीं होता। इस कारण से एग्जाम में क्वेश्चन आज तक आया नहीं है।
चलो, ये हो गया बुक बिल्डिंग। उसके बाद मैं आपको रफ आइडिया बुक बिल्डिंग का पहले भी दे रखा है कि क्या होता है। इट इज अ मेथड टू एलिसिट द डिमांड। इसके अंदर अपन कट ऑफ प्राइस डिटरमिन करते हैं। हर व्यक्ति जिसने कट ऑफ प्राइस के ऊपर बिड किया है उसका बिड एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कट ऑफ प्राइस के नीचे वाला बिड रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमने बुक बिल्डिंग को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। ये बुक बिल्डिंग की बात हुई। इसी में होता है एक रिवर्स बुक बिल्डिंग कि जहां पे हमें शेयर्स को खरीदना नहीं है, शेयर्स को बेचना है, वहां पे बुक बिल्डिंग की जगह यूज किया जाता है रिवर्स बुक बिल्डिंग, लाइक डीलिस्टिंग, टेक ओवर कोड, बायबैक। इन सब के अंदर या कभी भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं वहां पे यूज किया जाता है रिवर्स बुक बिल्डिंग। बहुत ही भारी। वहां पे डिफरेंस बस ये आ जाता है कि कट ऑफ प्राइस कैलकुलेट किया करते समय जब हम सिलेक्शन करते हैं, जब हम आईसीटीआर में शेयर इशू कर रहे हैं, तब हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम हायर कि भैया ये हाईएस्ट प्राइस को लेना चाहते हैं। लेकिन जब हम रिवर्स बुक बिल्डिंग कर रहे हैं, हम डीलिस्टिंग में बेचना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले लोएस्ट को लेते हैं। और ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम इतने बुक बिल्डिंग के एग्जांपल ले चुके हैं। लॉजिकली व्हेनेवर यू वांट टू सेल समथिंग, यू वांट टू सेल इट एट अ हायर प्राइस, एंड व्हेनेवर यू वांट टू बाय समथिंग, यू वांट टू बाय इट एट अ लोअर प्राइस। ये लॉजिक यहां पे अप्लाई करता है ऑटोमेटिकली। बुक बिल्डिंग के बाद में आपके सामने टॉपिक आता है एक तूफान टॉपिक ऑफ एंकर इन्वेस्टर। जमाई साहब आ चुके हैं। What do you mean by an anchor investor? Anchor investor क्या होता है? A qualified institutional buyer who makes an application for 10 crore or more in a book building issue at main board. ये होता है anchor investor. Anchor investor के लिए तीनों कंडीशन कंप्लाई होनी जरूरी है। The person has to be a QIB. उसने एप्लीकेशन देना चाहिए 10 करोड़ उससे ज्यादा, और साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन होनी चाहिए फॉर अ बुक बिल्डिंग इशू। अगर कोई फिक्स प्राइस इशू है तो वहां पे एंकर इन्वेस्टर का कंसेप्ट होता ही नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर आता है एक टॉपिक अलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर कि आखिर एंकर इन्वेस्टर को कितना अलोकेट कर सकते हैं। अप टू 2 CR अगर आप अलोकेट कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 एंकर इन्वेस्टर को सर्व करेंगे। अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 25 करोड़ तो कर रहे हैं तो मिनिमम 2 एंकर इन्वेस्टर, मैक्सिमम 15 एंकर इन्वेस्टर को सर्व करेंगे। और 25 करोड़ से 50 करोड़, 50 से 75, 75 से 100, अब जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, मिनिमम हो गया 5 और मैक्सिमम 15 का 25, 25 का 35 बढ़ता रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। आई रिपीट अगेन, अगर आप सिर्फ 2 करोड़ तक दे रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लोगों को ही दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप 2 करोड़ से 25 करोड़ को दे रहे हैं तो मिनिमम आपको देना 2 लोगों को और मैक्सिमम दे सकते हो आप 15 लोगों को। इसके बाद में रूल चेंज हो जाता है, 25 से 50 पे जाओगे ये 15 का 25 हो जाएगा, 50 से 75 तक जाओगे ये 25 का 35 हो जाएगा, और ये इस तरह से रेशियो बढ़ता रहेगा। ऐसा हमने पढ़ा था। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ये तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, दिल में बैठ चुका है कि बिडिंग फॉर एंकर इन्वेस्टर स्टार्ट्स 1 डे प्रायर टू एन आईपीओ। के भाई पहले आ जाओ। इनको अलॉटमेंट किया जाता है ऑन द सेम डे, इनको अलॉटमेंट किया जाता है एट द बिड प्राइस। बहुत अच्छा, 3 बहुत सुंदर बातें होती हैं इनकी कि इनके लिए इशू ओपन हो जाता है एक दिन पहले, इनको अलॉटमेंट किया जाता है एट द बिड प्राइस, इनको अलॉटमेंट किया जाता है ऑन द सेम डे ऑफ बिडिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट टू एंकर इन्वेस्टर्स डन ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस। कंपनी को जिसको अलॉटमेंट करना है उसको करेंगे, बाकियों को कर देंगे रिजेक्ट। लॉक इन लगता है 30 डेज, और वंस द कट ऑफ प्राइस इज कैलकुलेटेड, एक बार कट ऑफ प्राइस कैलकुलेट हो गई उसके बाद में अगर एंकर इन्वेस्टर ने ज्यादा पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, और अगर कम पैसे दिए तो उससे एक्स्ट्रा पैसे मंगवाए जाते हैं। फिर हमने अलोकेशन को लेकर रिजर्वेशन का एक पॉइंट भी पढ़ा था कि जो भी टोटल पोर्शन है, जो भी टोटल पैसा क्यूआईबी का है, उसका 60% गोज फॉर रिजर्व किसके फेवर में? एंकर इन्वेस्टर। और एंकर इन्वेस्टर का जो 1/3 पोर्शन है दैट इज फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। दैट इज ऑल अबाउट एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर की बात में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है हमारा आसबा। ओ आसबा, यहां पे आ जाओ। आसबा के अंदर सबसे पहले बात होती है हमारा सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। कोई भी बैंक जो सेबी को सर्टिफाई करता है दैट आई वांट टू ऐड माय नेम टू द लिस्ट ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक मेक्स अ सर्टिफिकेट टू सेबी, सेबी एड्स द नेम इन सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. That particular bank has to designate its branches as designated branches to collect ASBA application, and one of the branch to be designated as controlling branch to coordinate with stock exchange, company का registrar and company का मर्चेंट बैंक का, इनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए. चलो ठीक है, सेट हो गया. अब आसबा का प्रोसेस बता दो. आसबा का प्रोसेस ऐसा होता है कि एनी पर्सन हु वांट्स टू मेक एन एप्लीकेशन सबमिट्स हिज एप्लीकेशन टू डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. This designated branch forwards the application to the controlling branch. This controlling branch collects all the application and then forward it to the company or stock exchange. जैसे ये कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को मिल जाती है, उसके बाद में कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज अब सारे एप्लीकेशंस कलेक्ट कर लेते हैं और इसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं कट ऑफ प्राइस. उसके बाद में लिस्ट ऑफ अलॉटी जो आया है वो देते हैं बैंक को, बताते हैं कि इन लोगों को शेयर्स अलॉट हो रहे हैं और इन लोगों के शेयर्स अलॉट नहीं होने वाले. बैंक ने जो पैसा ब्लॉक किया था, आसबा है ना, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, बैंक ने जो पैसा ब्लॉक किया था, इस ब्लॉक्ड पैसे को वो या तो अनब्लॉक कर देते हैं जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए, या फिर ट्रांसफर कर देते हैं कंपनी के पास जिनके शेयर्स अलॉट हो रहे हैं. एंड दिस इज आसबा.
दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैंने क्लियरली लिखा है। अब आता है हमारा एग्जैक्ट पॉइंट आसबा के लिए कैसे बनाना है। अगर एग्जाम में आसबा पूछा जाता है, आप ये 4 पॉइंट लिख देते हैं और चेकर आपको मार्क्स देने वाला है, बहुत प्यारा। पहला, an ASBA investor submits an ASBA physically or electronically through the internet banking facility to self-certified syndicate bank with whom the bank account to be blocked is maintained। आसान भाषा में लिख सकते हो कि जो भी इन्वेस्टर है वो आसबा का एप्लीकेशन देगा अपने डेजिग्नेटेड ब्रांच के अंदर फिजिकली या फिर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, जहां पे वो चाहता है कि उसका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो, अकाउंट का पैसा ब्लॉक हो, तो आसबा एप्लीकेशन हैज टू बी गिवन, पहला। दूसरा, the self-certified syndicate bank blocks the application money and the bank account specified in the ASBA। ASBA में जो बैंक अकाउंट स्पेसिफाइड है उसके अंदर पैसा हो जाता है ब्लॉक, डन। थर्ड स्टेप, the application data shall thereafter be uploaded by self-certified syndicate bank in electronic bidding system। अब self-certified syndicate bank इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम के अंदर ब्लॉक हो चुका है, एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन आने के बाद ब्लॉक भी हो गया। अब ब्लॉक होने के बाद में इसको क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड किया जाता है ऑन स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। द एप्लीकेशन डेटा shall thereafter be uploaded by self-certified syndicate bank in the electronic bidding system through a web enabled interface provided by stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज वेब enabled इंटरफेस दिया है, अरे गधों एक आईडी देते हैं, बस लॉग इन करो और धर धर अपने एप्लीकेशन वहां पे अपलोड कर दो। तो यहां पे जो वेब इनेबल्ड आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे हमने सारे इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड कर दिया एप्लीकेशन। लास्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट और on the basis of allotment of as finalized, the registrar to the issue sends an appropriate request to self-certified syndicate bank for unblocking the relevant bank account and for transferring the requested amount। मतलब एक लिस्ट ऑफ अलॉटी दे दी कि इन लोगों का अलॉटमेंट हो रहा है, इनका पैसा ट्रांसफर करो, इन लोगों का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, इनका पैसा अनब्लॉक करो। 4 स्टेप में लिखना है। पहला स्टेप आता है कि आसबा का एप्लीकेशन आएगा, दूसरा स्टेप फिजिकली या नेट बैंकिंग से आएगा, दूसरा पॉइंट आता है कि अब सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक पैसा ब्लॉक करेगा, तीसरा पॉइंट आता है कि अब स्टॉक एक्सचेंज के दिए हुए इंटरफेस में इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करेंगे, और चौथा पॉइंट आता है कि कंपनी का रजिस्ट्रार हमको बताता है कि किसको अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उसका पैसा ट्रांसफर करो और किसका पैसा अनब्लॉक करो। 4 पॉइंट के अंदर आज एक्सप्लेन करें, जो सुपर सॉलिड। और इसके बाद में आता है आपका एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट, ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन तूफान तरीके से 100% फोकस यहां पे। ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन इज अ पोस्ट लिस्टिंग price stabilizing mechanism। It is a post listing price stabilizing mechanism। It runs for maximum 30 days। ये 30 days के लिए रन करता है, life is easy। okay, post listing price stabilizing mechanism, it runs for 30 days। super wonderful। अब इसके अंदर आता है टॉपिक कि आखिर इसमें होता क्या है। जब भी एक कंपनी ने इशू कर लिया एक पब्लिक इशू होने के बाद में जो ये लोग बहुत ज्यादा शेयर्स वगैरह मांग रहे हैं, उनको हैंडल करने के लिए एक चीज की जाती है, कंपनी अपॉइंट्स अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। दैट स्टेबलाइजिंग एजेंट बोरोज शेयर्स फ्रॉम प्रमोटर एंड शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स। मैक्सिमम बोरिंग कितना कर सकता है ये? 15% ऑफ द पब्लिक इशू जो हुआ है। ये बोरो करने के बाद इन शेयर्स को अलॉट कर दिए जाते हैं टू द शेयर होल्डर्स, ओके, इन्वेस्टर्स, एप्लीकेंट्स। वो लोग जो पैसा देते हैं वो जाता है जीएसओ बैंक अकाउंट में। अब हमारे पास समय होता है कि हम मार्केट से एक्वायर कर लेंगे, जैसे ही सही समय लगता है, थ्योरी में लिखते हैं कि जैसे ही मार्केट प्राइस इशू प्राइस से कम आ जाता है तब हम उसको अक्वायर कर लेते हैं मार्केट से, और जिस दिन अक्वायर कर लिया है उस सारे शेयर्स उसके 2 दिन के अंदर हम रिफंड कर देते हैं टू प्रमोटर एंड शेयर होल्डर्स। बहुत इजी। और ये होता है ग्रीन शू ऑप्शन। सर सवाल, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि शेयर्स हमें अक्वायर नहीं कर पाए तो क्या होगा? यू विल बी इशूइंग फ्रेश शेयर्स टू द प्रमोटर। सर अगर कभी पैसा बच गया उस अकाउंट के अंदर, द मनी विल गो टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये सब चीजें हमने ग्रीन शू ऑप्शन में देखी थी। एंड लाइफ इज डैम वेरी इजी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? And this is 17। We are done with 15, 16, 17। यहां पे जैसे कि डेरिवेटिव बाकी, यहां पर एक टॉपिक बाकी छोटू सा, that is application through UPI mechanism, and we are super sorted, and we are only left with now chapter number 18। Foof। Yes यारा, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर 18 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया। बहुत इजी सी बात है कि भारत में ट्रेडिंग मैकेनिज्म कैसा है भैया? डीमैट में, हाँ, हम लोग फिजिकल मार्केट को पीछे छोड़ा है, डीमैट के अंदर होती है पूरी ट्रेडिंग। उसके बाद में आता है डीमटेरियलाइजेशन, पूरे के पूरे शेयर्स हो चुके हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर। एंड सेटलमेंट साइकिल भारत के अंदर है T+2। बहुत जल्द T+1 हो जाएगा। जैसे ही नोट्स में मॉड्यूल में T+1 आता है हम T+1 पढ़ लेंगे, अभी T+2 है। यह है ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, फुद्दू टॉपिक। 1 इज लिस्टेड सिक्योरिटीज, 1 इज परमिटेड सिक्योरिटीज। एक कंपनी जिसका स्टॉक एक्सचेंज के साथ में लिस्टिंग अग्रीमेंट है और वो वहां पे ट्रेड हो रहा है, दैट इज लिस्टेड सिक्योरिटी।
एक स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी को जिसका उसके साथ में लिस्टिंग एग्रीमेंट नहीं है बट वो किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड है, इसलिए दे परमिट द सिक्योरिटी टू बी ट्रेडिंग ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज एज वेल, दैट इज परमिटेड सिक्योरिटी। आई रिपीट अगेन, एक स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी को जो किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसे परमिट कर देता है कि आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड हो सकते हैं, दैट इज नोन एज परमिटेड सिक्योरिटी। फिर आता है मार्जिन, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है मार्जिन का। मार्जिन होता क्या है? एन एडवांस पेमेंट और पोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ट्रांजैक्शन, पूरे स्टॉक ट्रांजैक्शन का एक पोर्शन, एक स्मॉल एडवांस पेमेंट हम देते हैं, दैट इज नोन एज मार्जिन। मार्जिन को दूसरे नजरिए से देखें तो इट इज आल्सो क्रेडिट गिवन बाय ब्रोकर टू द क्लाइंट। मार्जिन दो टाइप का होता है, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। इनिशियल मार्जिन टू बी प्लेस्ड बिफोर द एक्चुअल परचेज, एक्चुअल परचेज के पहले जो आप दे देते हैं दैट इज आपका इनिशियल मार्जिन, और जो आप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देते हैं दैट इज आपका मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन इज आल्सो नोन एज मार्क टू मार्केट मार्जिन। उसके बाद में आता है इनिशियल मार्जिन इज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, मेंटेनेंस मार्जिन इज अ परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस, मार्केट प्राइस कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्लोजिंग प्राइस। बोथ आर प्लेस्ड with the client by the with the broker by the client, एकदम इजी। तो अगर इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन paid at the time of initial level of the contract, at the time of buying the contract, purchase of the contract, it is paid during the transaction. Okay, percentage of transaction value, percentage of market price as per last closing price, to be placed by the client to the broker, to be placed by the client to the broker। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी होता है। इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, हमने इसको रेगुलर डिस्कशन में डिटेल में लिया था। अगर आपको मैं याद दिलाता हूं तो अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहते हैं तो एंटर करते समय जो आप पे करते हैं वो इनिशियल मार्जिन, बाद में अगर आपका लॉस एक्सपोजर बढ़ता है और आपसे एडिशनल मार्जिन मंगवाना होता है तो दैट इज नोन एज मेंटेनेंस मार्जिन। इसके बाद में फॉर अंडरस्टैंडिंग पूरा हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, इट इज वंडरफुल। इसके बाद में आता है हमारा बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट, बहुत इजी है। डिफाइन बुक क्लोजर, बुक क्लोजर नथिंग बट इट्स अ पीरियोडिक क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर बुक्स ऑफ द कंपनी टू टेक अ रिकॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर। हम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को और ट्रांसफर बुक्स को क्लोज कर देते हैं ताकि हम ले पाए क्या, एक प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ शेयर होल्डर, दैट इज बुक क्लोजर। उसके बाद में आता है डिफाइन रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट इज व्हाट? इट इज अ डेट ऑन विच हूएवर इज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी विल गेट द बेनिफिट लाइक डिविडेंड, बोनस इशू, राइट इशू। फिर आता है कंपनीज एक्ट, क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है दैट बुक क्लोजर कैन बी डन for 30 days at once and maximum 45 days in the entire year। फिर सिक्योरिटीज लॉ क्या कहता है? सिक्योरिटीज है कभी भी अगर आप रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करें तो उसके लिए आपको 7 डेज का एडवांस नोटिस देना है। तो रिकॉर्ड डेट बुक क्लोजर में पहले रिकॉर्ड डेट बताएंगे, बुक क्लोजर बताएंगे, फिर कंपनीज एक्ट का 30-45 डेज की बात बता देंगे, और सिक्योरिटीज लॉ बताते हैं कि 7 डेज का आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ये बता देंगे, विल बी सुपर सॉर्टेड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ब्लॉक डील एंड बल्क डील। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, ब्लॉक डील, बल्क डील। ब्लॉक डील, बल्क डील की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ब्लॉक डील। ब्लॉक डील के अंदर दिमाग में ब्लॉक आ जाना चाहिए 10 करोड़ का, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्लॉक डील कौन सा है, ब्लॉक डील, बल्क डील कौन सा है? ब्लॉक नहीं, बल्क, 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 बल्क। चलो ब्लॉक डील, सबसे पहले ब्लॉक डील के अंदर 4 पॉइंट आते हैं आपके, बहुत इजी। पहला, सेपरेट ट्रेडिंग विंडो बाय सेबी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज ट्रेड। जो लार्ज ट्रेड होते हैं उसके लिए एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो बनाया हुआ है, उसे कहते हैं ब्लॉक डील। ब्लॉक डील के अंदर अ सेपरेट ट्रेडिंग विंडो इज देयर फॉर लार्ज ट्रेड, ठीक है। 2 सेशन होते हैं दिन में, एक होता है सुबह 8:45 to 9, सेकेंड 2:05 to 2:20, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद में आता है कि मिनिमम ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, 10 करोड़, और इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज डिसमिनेट करता है टू पब्लिक आफ्टर द मार्केट आवर्स। बहुत ईजी है। स्टॉक एक्सचेंज एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो बना दिया, 8:45 to 9, 2:05 to 2:20, मिनिमम ऑर्डर साइज 10 करोड़, और स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक को डिसमिनेट करता है आफ्टर द ट्रेडिंग आवर्स। चलो बल्क डील। Bulk deal is a trade where the total quantity bought or sold amounts to 0.5% और टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स का 0.5% भी हमने बाय या सेल कर दिया एक दिन के अंदर, दैट इज बल्क डील। बल्क डील मे टेक प्लेस इन द नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो और थ्रू आउट द डे। यहां पर जैसे कि सेपरेट ट्रेडिंग विंडो होता है, यहां पर जो बल्क डील है वो नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो में भी हो सकता है थ्रू आउट द एंटायर डे। उसके बाद में ब्रोकर को, तीसरा पॉइंट आता है, ब्रोकर को इन्फॉर्म करना होता है टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द बल्क डील। अगर वो सिंगल ट्रेड से आपने किया है तो ब्रोकर को इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली, और अगर वो मल्टीपल ट्रेड से किया है तो जैसे ही आपका ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो रहा है, आपका जो दिन भर का मार्केट क्लोज हो रहा है उसके 1 आवर के अंदर आपको इन्फॉर्म कर देना है। ध्यान रखना है बल्क डील एक ही दिन में होता है। अगर आपने थोड़ा आज किया और थोड़ा कल किया तो ये बल्क डील नहीं होगा। अगर एक दिन में 0.5% ज्यादा कर लिया तो हो जाएगा बल्क डील। चलो एक बात बोलता हूं, पहले इसको एग्जाम पॉइंट से कंप्लीट करते हैं। 4 पॉइंट है ब्लॉक डील में, 3 पॉइंट है बल्क डील में। 4 पॉइंट ब्लॉक डील में कौन सा है? पहला, सेपरेट ट्रेडिंग विंडो।
सेशन का टाइमिंग आ जाएगा, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आ जाएगा और इन्फॉर्म करेगा स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक को। बल्क डील के अंदर 0.5% वाला पॉइंट आ जाएगा, इन नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो से होता है ये पॉइंट आ जाएगा, और इन्फॉर्म करना है स्टॉक एक्सचेंज को, ये पॉइंट आ जाएगा। ये थोड़ा डिटेल में आएगा कि इमीडिएटली बताना है सिंगल ट्रेड से हुआ है, और अगर मल्टीपल ट्रेड से हुआ है तो क्लोजिंग होने के 1 आवर के बाद। चलो एक पॉइंट बोलता हूं, देखो मुझे बताओ समझेगा क्या। एक कंपनी का टोटल जो शेयर्स हैं उसका मैं 1% बाय कर रहा हूं, ठीक है, 1% बाय कर रहा हूं। ये जो मैं 1% बाय कर रहा हूं, दिस इज अमाउंटिंग टू 25 करोड़, वेदर इट इज अ बल्क डील और अ ब्लॉक डील। आई विल रिपीट, मैं कंपनी के 1% शेयर्स अक्वायर कर रहा हूं, कंपनी के टोटल शेयर्स का कितना 1% अक्वायर कर रहा हूं, ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन से। वो अमाउंट कर रहा है 25 करोड़ का। बल्क डील है या ब्लॉक डील है? समझना अच्छे से, बल्क डील और ब्लॉक डील दो सेपरेट कंसेप्ट हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब एक ट्रांजैक्शन सिर्फ बल्क भी हो सकता है, एक ट्रांजैक्शन सिर्फ ब्लॉक भी हो सकता है, एक ट्रांजैक्शन बल्क और ब्लॉक दोनों भी हो सकता है। जो एग्जांपल मैंने अभी लिया ये बल्क और ब्लॉक दोनों का एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज ये 0.5% से ज्यादा है, यस बल्क में बैठ रहा है, दिन भर में कभी भी करो। क्या है 10 करोड़ से ज्यादा है, ये ब्लॉक में बैठ रहा है, कभी भी करो। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो बल्क और ब्लॉक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन या तो बल्क हो या ब्लॉक होगा। आज मान लो एक कंपनी के आप शेयर्स बाय कर रहे हो 15 करोड़ के, लेकिन दैट इज अमाउंटिंग टू हार्डली 0.25, 0.5 नहीं, कितना 0.25, तो ये ब्लॉक हो गया पर ये बल्क नहीं है, सही है। दूसरा, मैं किसी कंपनी के 1% शेयर्स बाय कर रहा हूं जो मिला के हो रहे हैं 2 करोड़ के, ये बल्क हो गया लेकिन ये ब्लॉक नहीं है। और मैं कंपनी के शेयर्स अक्वायर कर रहा हूं 2% शेयर्स अक्वायर कर रहा हूं फॉर 25 करोड़, ये ब्लॉक भी है बल्क भी है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। ये दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट जरूरी नहीं है कि बल्क है तो ब्लॉक नहीं हो सकता। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? यस। एग्जाम में अगर कभी डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है बल्क और ब्लॉक, तो आपको लोड नहीं, आप दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन कर दो, आपको इनको कंपेयर करते हुए लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने डायग्राम इसलिए ऐसा बनाया है ताकि आपके लिए याद रखने में इजी हो। अदरवाइज क्या होता है, कुछ बच्चे एग्जाम में गलती करते थे कि बल्क में ब्लॉक दे देते हैं, ब्लॉक में बल्क लिख देते हैं, वो नहीं हो, इसलिए अपन ने ऐसा बनाया। ये कंपैरेटिव कांसेप्ट्स नहीं है। आर वी क्लियर? चलिए यार, इसी फ्लो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा निफ्टी एंड सेंसेक्स। ये हम एडिशनल टॉपिक्स में डिटेल में तो देखते हैं, यहां पे सिंपली बात कर दिया कि निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ एनएसई, सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बीएसई। निफ्टी के अंदर 50 सिक्योरिटीज, सेंसेक्स के अंदर 30 सिक्योरिटीज। इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय आईआईएसएल। निफ्टी इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय आईआईएसएल। और ये जो 50 और 30 सिक्योरिटीज सिलेक्ट किए जाते हैं, दीज आर लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनीज व्हिच रिप्रेजेंट वेरियस इंडस्ट्रीज which are part of 50-30 securities। चलो इसके बाद में आता है हमारा लास्ट टॉपिक इसके अंदर, उसके बाद में एडिशनल टॉपिक्स पे आते हैं मार्केट सर्विलेंस। मार्केट सर्विलेंस क्या है? सेबी के कुछ मेजर्स हैं ताकि मार्केट के अंदर वो ध्यान रख सके कि कुछ भी नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है, मार्केट के अंदर इंटीग्रिटी बनी रहे, इसके लिए जो एक्शन लेते हैं उसे कहते हैं मार्केट सर्विलेंस। तो यहां पे कहते हैं कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे ऑर्डर्स सेबी ने दे रखे हैं, वो सब ऑर्डर्स एक्चुअली कंप्लाई हो रहे हैं, ये देखना इज मार्केट सर्विलेंस। दो टाइप के मार्केट सर्विलेंस है, प्रिवेंटिव एंड पोस्ट ट्रेड। प्रिवेंटिव के कुछ भी पॉइंट आपको याद रहेंगे तो चलेगा, जैसे कि सर्किट फिल्टर, क्या आपका इंडेक्स का सर्किट फिल्टर है और आपका शेयर वाइज भी सर्किट लिमिट होता है, ये दो पॉइंट हो जाते हैं। फिर आता है ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज आ जाता है, ऑर्डर वैल्यू लिमिटेशन, कैंसिल ऑन लॉगआउट, जैसे आपने लॉगआउट किया आपके सारे ऑर्डर कैंसिल, किल स्विच, जैसे ब्रोकर ने किल स्विच पे क्लिक किया उसके सारे क्लाइंट्स के सारे ऑर्डर्स कैंसिल, कंपलसरी क्लोज आउट, फिक्स प्राइस, डायनेमिक प्राइस बैंड, मतलब ये आपका इंडेक्स ब्रेकर वाली बात हो गई। ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट, जिस भी कंपनी का नाम ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट लिस्ट में है उसमें आपकी यस यार, सो ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट, जिसकी भी कंपनी का नाम ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट लिस्ट में आ गया उसके अंदर आपका जो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग होता है वो अलाउड नहीं होगा। तो आपको इनमें से कोई भी 5-6 पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे आता है रूमर वेरिफिकेशन वगैरह, इनमें से कोई भी 5-6 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए कंपलसरी। इजी पॉइंट्स अगर मैं मार्क करता हूं तो एक आ जाता है आपका इंडेक्स सर्किट फिल्टर, यहां पर आ जाता है आपका फिक्स प्राइस बैंड, डायनेमिक प्राइस बैंड। इसका मतलब यही है कि हर एक शेयर का भी एक सर्किट लिमिट है और इंडेक्स का भी सर्किट लिमिट है। फिर आता है ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज, के जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर आपने मिस्टेक से लिख दिया कि मुझे एसबीआई का शेयर सेल करना है 50 रुपीज में, वो बिकेगा नहीं क्योंकि उसका रेंज ही 500 है, तो ऐसा रेंज दे रखा होता है। उसके बाद में ऑर्डर वैल्यू लिमिटेशन भी सिमिलर, कि आप मैक्सिमम कितना ट्रेड कर सकते हो उसके वैल्यू का भी लिमिट बना रखा है ताकि गलती से ट्रेड नहीं हो जाए। कैंसिल ऑन लॉगआउट, आपने लॉगआउट किया आपके सारे ऑर्डर कैंसिल, किल स्विच, ब्रोकर ने क्लिक कर दिया उसके सारे क्लाइंट के ऑर्डर्स
कैंसिल। ये बहुत इजी याद रखने वाले पॉइंट्स होते हैं। ऐसा तो इनमें से कोई भी याद करो, रूमर वेरिफिकेशन नेक्स्ट पेज पे भी इजी है, रूमर वेरिफिकेशन, तो ये वेरी इजी टू रिमेंबर वाले पॉइंट्स हो जाता है। आपको कंपल्सरीली याद रखना है पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस के पॉइंट। 3 पॉइंट्स यहां पर आते हैं, ईपीटी, एंड ऑफ डे अलर्ट, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल, ट्रांजैक्शन अलर्ट फॉर मेंबर्स। एंड ऑफ डे अलर्ट ये स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिसके अंदर आपका कोई भी स्पेशल अलर्ट है तो वो आपको पहुंच जाएगा। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल कि कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो हाई एंड टूल्स यूज करके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और लास्ट इज ट्रांजैक्शन अलर्ट फॉर मेंबर्स। 14 टाइप के अलर्ट्स बना रखे हैं जो मेंबर्स को जाते हैं अगर उनके क्लाइंट ने कुछ भी ऐसा ट्रेड किया है, तो ये तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, एंड ऑफ डे अलर्ट, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल एंड ट्रांजैक्शन अलर्ट फॉर मेंबर्स। इजी पीजी। इसके बाद में आता है हमारा फेड पॉलिसी। फेड पॉलिसी की बात करते हैं तो फेड रेट, व्हाट इज द फेड रेट? फेड रेट क्या होता है यारों? इट इज द रेट एट विच यूएस बैंक लेंड्स मनी टू, सॉरी, यूएस बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम कॉमन रिजर्व, फेडरल रिजर्व, कि वहां पे जो कॉमन रिजर्व है उससे जिस रेट पे बोरो किया जा सकता है दैट इज फेड रेट। जिस पे कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं, इसको आप इंडिया में कंपेयर कर सकते हो रेपो रेट पे। जैसे इंडिया में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से जिस रेट पे बोरिंग करती है रेपो रेट, वैसे यूएस में जो लार्ज बैंक्स कमर्शियल बैंक्स हैं वो उनके जो कॉमन रिजर्व फेडरल रिजर्व से जिस रेट पे बोरो करते हैं दैट इज नोन एज फेड रेट। फेड रेट गिव्स अ डायरेक्शन इन विच यूएस इंटरेस्ट रेट शुड बी हेडिंग, कि यूएस का इंटरेस्ट रेट किस दिशा में जाना चाहिए, ये डायरेक्शन देता है आपको फेड रेट। ऐसा बिकॉज फेड रेट बढ़ा है तो यूएस का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। इफ फेड रेट इंक्रीजेस, इंटरेस्ट फॉर कंपनीज एंड रिटेल्स आल्सो increase. US interest rate matters a lot to the world. Hence, if Fed rate increases, it may have impact all around the world. Fed rate बढ़ा तो उसका impact पूरे दुनिया पे आता है। US एक थोड़ा सा influential country रहता है। Impact on India. India पे क्या impact है? 2 impact. अगर Fed rate बढ़ जाता है तो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे ही फेड रेट बढ़ गया तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चाहेंगे अपने फंड्स को पुल आउट करें इंडिया से और वहां से लोन को रीपे कर दें। और अब जब उनके होम कंट्री में फेड रेट बढ़ा है मतलब उनको भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा या उनके लोन पे इंटरेस्ट भी ज्यादा पड़ रहा है, इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो वो चाहेंगे कि इंडिया से पैसा निकाल के अपनी होम कंट्री के अंदर लगा दें, तो इंडिया से पुल आउट ऑफ फंड से तो मार्केट गिर सकता है। पहला। दूसरा इंपैक्ट बताया कि कभी भी फेड रेट बढ़ेगा तो इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाता है कि अब ये जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे थे उस इंटरेस्ट रेट को ये कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो ये तो एक और फैक्टर हो जाएगा, पूरा ही पैसा पुल आउट कर लेंगे वो लोग। तो अगर फेड रेट बढ़ता है तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर पाती है और पुल आउट होता है, मार्केट थोड़ा सा गिरता है। ये पूरा इंपैक्ट है फेड रेट का इंडिया के ऊपर। फिर एक छोटी सी चीज है कि रुपी डॉलर पे क्या इंपैक्ट आता है। जब भी फेड रेट बढ़ता है तब डॉलर के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि वो यूएस में इन्वेस्ट करे, तो डॉलर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। डॉलर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली रुपी वीकन्स हो रहा है। इससे 2 नुकसान होते हैं कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व भी बिगड़ते हैं और इंपोर्टर्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ भी अगर हमें इंपोर्ट करना है तो अब डॉलर इतना महंगा हो गया है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एक्सपोर्टर को शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है कि अब वो जो भी चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर तो उतना ही आता है बट वो कन्वर्ट होकर रुपीज में ज्यादा हो जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म एक बेनिफिट हो जाता है। दिस इज अबाउट फेड रेट। अब बाकी 4 चीजें, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर, इसमें जो लिखा है वो भी छोड़ दो। सिंपल। रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो, द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। SLR, CRR. CRR, the amount of money which commercial banks have to keep with RBI. SLR, the amount of money that commercial banks have to keep with itself. बहुत easy. अब इनको यूज किया जाता है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। कैसे? अगर हमें मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ाना है, हमें कंजम्पशन बढ़ाना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंप्लॉयमेंट बढ़ाना है, अगर ये सब करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? SLR कम, CRR कम, रेपो रेट कम, रिवर्स रेपो रेट कम। अगर ये सब आपने कम किए तो होगा ये कि पब्लिक के पास पैसे ज्यादा जाएंगे और पब्लिक के पास अगर पैसे ज्यादा जा रहे हैं तो पब्लिक विल बी एबल टू स्पेंड मोर, कंजम्पशन ज्यादा होगा, इंप्लॉयमेंट ज्यादा होगा और ये सारे बेनिफिट्स होंगे। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? वहीं अगर मान लीजिए इन सब के कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है और अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें मनी का सप्लाई कंट्रोल करना है, क्या करेंगे? वही डीजे की तरह एसएलआर बढ़ाएंगे, सीआरआर बढ़ाएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली पैसा पूरा हमारे पास आ जाएगा, पब्लिक के पास पैसा नहीं बचेगा, सब चीजें कंट्रोल में आ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा बट इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे कम हो जाता है। तो ये एक पूरा सर्कल है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? काफी आसान है और यहां पर ये सब चीजें कंप्लीट होती है, लेकिन आपका जीवन अभी भी आसान नहीं होता है क्योंकि यहां पे हमें और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं फॉर 18, पर जैसे हम 18 के टॉपिक्स पढ़ लेंगे देन विल बी सुपर 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 सॉर्टेड। चलिए यहां पे बहुत फुद्दू फुद्दू टॉपिक्स भी आते हैं। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कुछ भी स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? इट मोबिलाइजेस योर सेविंग। वेरी गुड सर, आप कह रहे हो तो करता ही होगा। इट प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, इंश्योर लिक्विडिटी
एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, अगर हमें लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी इस कंट्री की अच्छी चल रही है. एक्सरसाइज विजिलेंस कंट्रोल ऑन कंपनीज. स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड फेयर डीलिंग. ये सब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज है तो फेयर डीलिंग होगी, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा. ये कुछ पॉइंट्स है विच मेक सेंस. देन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो मॉड्यूल में लिखे हैं इसलिए हम लोग मान लेते हैं. एक्ट एज कंटिन्यूअस मार्केट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज चलता है. अरे क्रिप्टो तो और नहीं मानता है, क्रिप्टो 24 आवर्स चलता है. आप रात को 2 बजे बैठेंगे. मतलब भारत में तो कैसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्या सीन है, सुबह उठते हैं 9:15 बजे ऐसे मार्केट के सामने बैठ जाते हैं, फिर कुछ करते रहते हैं, फिर 3:30 बजे सीधा उठते हैं. फिर क्या करते हैं, फिर बाकी टाइम पे किसी को परेशान करेंगे, कोई पड़ोसी को परेशान करेंगे, किस घर पे करेंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे. लेकिन 9:15 से 3:30 के बीच में बढ़िया टीवी के सामने बैठते हैं. ऐसा उनके घर वाले प्रार्थना करते हैं कि मार्केट 24 आवर का हो जाना चाहिए, कि यहां से टीवी के सामने से व्यक्ति हिलना ही नहीं चाहिए. वैसा होता है क्रिप्टो के अंदर. क्रिप्टो के अंदर मार्केट बंद ही नहीं होता है, मार्केट चलता ही रहता है. अभी इट इज प्रपोज कि इंडिया का जो 5 डे वीक का कल्चर है उसको, या मतलब एक पार्टी कहती है उसको 4 डे कर दो, शेयर मार्केट 4 दिन ही चालू रहेगा. और जो लोग ऐसे नहीं 6 डेज करो, संडे को बंद रखो, बाकी पूरे टाइम पे चालू रखो. तो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है. दिवाली के टाइम पे, दिवाली के दिन शाम को 1 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट ओपन होता है. बहुत बाप सीन. उसमें पीपल डू मुहूर्त ट्रेडिंग ऐसा कहा जाता है. तो मार्केट बंद है, दिवाली की छुट्टी है, लेकिन 1 घंटे के लिए आपका शाम को थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए मार्केट ओपन होगा जिसके अंदर लोग शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं. माय गुडनेस, बहुत ही बाप कंसेप्ट. तो शेयर मार्केट का भी अपना फंडा चलता है पूरा उनके तरीके से. तो इनका कहना है इट इज अ कंटिन्यूअस मार्केट, कि जब आपको शेयर लेने तब आप ले सकते हो. रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटीज वैल्यूएशन. शेयर मार्केट है तो सिक्योरिटीज को इवैल्यूएट करता है कोई, कि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं वो सिक्योरिटीज में ये अच्छा है बुरा है. अगर शेयर मार्केट ही नहीं होता तो कोई वैल्यूएट ही नहीं करता. ठीक है. इनेबल्स हेल्दी स्पेकुलेशन, कि सट्टा तो होता है पर ये अच्छा वाला सट्टा होता है, कि बैटिंग तो कर रहे हो आप यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे अच्छी वाली बैटिंग है. आप बैटिंग किसी के बैटिंग बॉलिंग मैच पे नहीं कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो आप शेयर्स पे. हेल्दी स्पेकुलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन मींस एंटरिंग इनटू अ ट्रेड फॉर इमीडिएट बेनिफिट. ऐसा बाय करती सेल कर देंगे, सेल करती बाय, ये स्पेकुलेशन होता है, सट्टा. तो हेल्दी स्पेकुलेशन होता है शेयर मार्केट में. बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट, अट्रैक्ट्स फॉरेन कैपिटल, क्योंकि इंडिया में शेयर मार्केट इतना ग्लोबली अट्रैक्टिव हो चुका है कि पूरे वर्ल्ड से सब लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट वो मॉड्यूल कहता है. नेक्स्ट, रेगुलेट कंपनी मैनेजमेंट. स्टॉक एक्सचेंज के अपने रूल्स हैं एलओडीआर में जो दे रखे हैं, कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं तो आपकी कंपनी में इतने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव, इतने वुमेन डायरेक्टर वगैरह सब होने चाहिए. तो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को भी रेगुलेट करता है. दिस इज रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. के स्टॉक एक्सचेंज के आने से भारत में कंपनीज पे क्या इंपैक्ट हुआ है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, बस जबरदस्ती में याद करना होता है. तो जो 5 पॉइंट आपके 1 2 3 4 5 4 5 6 पॉइंट जो येलो में दे रखे हैं ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, और जो 5 पॉइंट ब्लू में दे रखे हैं ये आपको याद रखने पड़ते हैं क्योंकि ये मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं. दिस इज रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. फिर नेक्स्ट टॉपिक तो इतना ईजी है, मैं क्या ही बताऊं आपको. भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी. अब इसको कैसे पूछेंगे एग्जाम में, मुझे बताओ. 1 मार्क के लिए कि भारत के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताओ. ऐसा तो नहीं करेंगे, बट ठीक है. फिर आता है मार्केट इंटरमीडिएट. ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर नंबर 19 के अंदर आप खोद के पढ़ते हो मार्केट इंटरमीडिएट्स के बारे में. उसके बाद में आता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स. अब ये हम यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. स्टॉक मार्केट इंडेक्स सबसे उसका यहाँ पे टॉपिक आता है. स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस आर यूजफुल फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन. सम ऑफ देम आर, कि क्या भारी चीज है स्टॉक मार्केट इंडेक्स की. ये इंडेक्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? हिस्टोरिकल कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड अगेंस्ट अदर फॉर्म, गोल्ड या डेट से आप कंपेयर करो. तो आपके पास इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब सेंसेक्स और निफ्टी है, इसलिए आप कंपेयर कर पा रहे हो कि पिछले 25 सालों के अंदर शेयर मार्केट ने क्या रिटर्न दिया है. तो इट इज अ बेस ऑफ हिस्टोरिकल कंपैरिजन इंडेक्सेस. सेकंड, इट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड. आप उसको एक स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हो कि देखो अगर निफ्टी ने इतना रिटर्न दिया है तो म्यूचुअल फंड तुम्हें तो ज्यादा देना ही चाहिए. एक स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है. इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी, कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चल रही है. अगर निफ्टी बढ़े जा रहे हैं कंटिन्यूअसली मतलब इकोनॉमी पॉजिटिवली चल रही है. और लास्ट आता है, ये आपको देता है अप टू डेट इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई भी न्यूज आई है तो उसका इंपैक्ट शेयर मार्केट में तुरंत आ जाएगा. तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन आती है शेयर मार्केट से. ये 4 पॉइंट. और लास्ट पॉइंट आता है कि मॉडर्न फाइनेंशियल एप्लीकेशन इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. ये एक्जैक्टली बेनिफिट नहीं है बट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मॉडर्न ऑप्शंस भी. तो 4 कारण जिसके लिए इंडेक्स बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली यूजफुल है. हिस्टोरिकल कंपैरिजन देते हैं आपको, एक स्टैंडर्ड देते हैं, एक इंडिकेटर की तरह आप यूज कर सकते हैं उनको, एंड ये आपको देते हैं अप टू डेट इंफॉर्मेशन. बहुत ही बात. अब इसके बाद में अच्छा टॉपिक आता है सेंसेक्स और निफ्टी. सेंसेक्स और निफ्टी. अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की, सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बीएसई, निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ एनएसई. सेंसेक्स कंप्राइज ऑफ 30 सिक्योरिटी, निफ्टी कंप्राइज ऑफ 50 सिक्योरिटी. अरे सर पता है हमको, indicates the performance of the market based on 30 securities, indicates the performance of market based on 50 security. Okay. अब इन दोनों के एक-एक पॉइंट peculiar.
This started in 1986. It is based on free float method is used from 2003. यहाँ पे owned and controlled by IISL and free float market capitalization method is used. बस इतना सा लिखा है. तो दोनों के अंदर यूज तो किया जा रहा है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड. यहां पर उसको कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप मेथड, यहां पे क्या है फ्री फ्लोट मेथड. तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है. डिफरेंस ये हो गया कि इट हैज स्टार्टेड इन 1986 एंड इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय IISL. ये याद रखना है. और लास्ट बेस इंडेक्स वैल्यू इज 100, बेस इंडेक्स वैल्यू इज 1000. ये आप एग्जाम में उल्टा लिख दोगे. आपको दिखता है कि सेंसेक्स 60,000 का है तो उसका बेस इंडेक्स 1000 का होगा. निफ्टी 18,000 का तो उसका बेस इंडेक्स 100 का होगा. नहीं, सेंसेक्स का बेस इंडेक्स 100 है, निफ्टी का बेस इंडेक्स 1000 है. इसके बाद आता है हाउ टू कैलकुलेट. इसमें तो हमने चीट कोड निकाल दिया, बहुत ईजी है. सबसे पहले कैलकुलेट मार्केट कैप. मार्केट कैप निकाल दिया. कैलकुलेट फ्री फ्लोट फैक्टर. मल्टीप्लाई द मार्केट कैप with free float factor, you will get free float market cap. Now apply ratios and proportion and you will get Sensex. क्या बाप तरीके से आंसर किया है. सामने वाले को कुछ समझ नहीं आया पर आपने आंसर कर दिया अपना कि हम तो अच्छा चलता हूं. क्या है पहला पॉइंट? कैलकुलेट मार्केट कैप, कैलकुलेट फ्री फ्लोट फैक्टर, multiply free float factor with market cap, you will get free float market capitalization. Now apply ratios and proportion, you will get Sensex. क्या बाप तरीके से लिखा है हमारे मॉड्यूल ने. फिर आता है निफ्टी. इसने कहा मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा. क्या? कैलकुलेट मार्केट कैप. नाउ वहां पे कैलकुलेट द फ्री फ्लोट फैक्टर, डिटरमिन इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर. फ्री फ्लोट फैक्टर नहीं, इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर. मल्टीप्लाई the market cap with investable weight factor, you will get free float market capitalization. अबे ये क्या है? बस भाई ये था ना कि आपका कहता है प्याज कांदा, बस वैसा हिसाब है यहाँ पे कि इधर आ रहा है आपका क्या फ्री फ्लोट फैक्टर, यहाँ पर आता है इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर. और लास्ट में उसके ऊपर क्या करना है? देन निफ्टी इज कैलकुलेट ऑन द बेस इंडेक्स ऑफ 1000. बहुत बढ़िया. एग्जाम के लिए सुपर सॉर्टेड. और इसके बाद में आता है हमारा निफ्टी और सेंसेक्स के बाद में कुछ फुदू टॉपिक आते हैं. बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट कैसे करने का. सबसे पहले अपना गोल सेट करो, ऑब्जेक्टिव सेट करो और अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड करो, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना है. ठीक है सर, ये सब डिसाइड कर लिया. नाउ यू डिसाइड द अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट. सर अमाउंट भी डिसाइड कर लिया, रिस्क एपेटाइट, अमाउंट, गोल, ऑब्जेक्टिव सब सेट हो गया. उसके बाद में आप अपना रिसर्च करो और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो. कंपनी, प्रमोटर, उन सब की डिटेल्स को देखने के बाद इन्वेस्ट करो. एक वीडियो देखा था हमने, तो भाई साहब उसमें उस व्यक्ति का नाम क्या था? भट्टी नहीं, जो वो न्यूज़पेपर रीड करता था. प्रकाश था क्या नाम? वो जो लोग प्रकाश के कहने पे इन्वेस्ट कर दो. प्रकाश ही था क्या? प्रसाद के कहने पे. तो ध्यान रखना है अपन को कि अपने आसपास अपन को ऐसे प्रसाद मिलेंगे. जो व्यक्ति क्या बोलेगा कि अरे यार मैंने बोला ना मेरे टिप में है ये शेयर बढ़ेगा, भरोसा नहीं करने का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की बात करेगा तो यू हैव टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. आपको कंपनी, प्रमोटर वगैरह के बारे में पढ़ो और फिर इन्वेस्ट करो. अदरवाइज आपको फुद्दू बनाने के लिए तो लाइन से लोग लगे. पहले एक बना के जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा. तो इंश्योर करने का कि अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करो. ये होगा इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स. क्या? पहला कि भैया आप अपना गोल, ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट डिसाइड करो. दूसरा अमाउंट डिसाइड करो. तीसरा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो. चौथा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके प्रमोटर, उसकी कंपनी के बारे में पढ़ने के बाद ही इन्वेस्ट करो. बेसिक्स है. उसके बाद में की रिस्क की बात हो गई. मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क. मतलब आप अगर पूरा मार्केट गिरता है तो आपका शेयर भी गिरेगा, उससे जो लॉस होता है वो है मार्केट रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क, पूरा मार्केट नहीं, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो कंपनी के शेयर गिरते हैं और आपको जो नुकसान होगा वो होगा अनसिस्टमैटिक रिस्क, आपकी कंपनी का शेयर और इंडस्ट्री के कारण. इन्फ्लेशन रिस्क सबसे बेस्ट. वैगनआर, BMW याद आ रहा है ना, वही वाला यहां पर भी ऐसा आएगा. इन्फ्लेशन रिस्क, इफ द रिटर्न यू आर गेटिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज लेस देन द इन्फ्लेशन देन योर परचेजिंग पावर रिड्यूसेस एंड दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क. उसके बाद आता है लिक्विडिटी रिस्क. अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेचना चाह रहे हो और बेच नहीं पा रहे हो, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क. बिजनेस रिस्क, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका बिजनेस ही अब नहीं चल रहा है, बिजनेस ही ठप हो चुका है, तो दैट इज बिजनेस रिस्क. वोलेटिलिटी रिस्क, आप कुछ भी कर लें शेयर के प्राइसेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी वोलेटाइल. तो अगर आपको कभी भी बाय करना है तो हो सकता है लो, आपको बाय करना है और हो सकता है उस टाइम पे हाई होगा, आप बाय नहीं कर पाओगे, सेल करना है उस टाइम पे लो होगा. तो एक वोलेटिलिटी रिस्क हमेशा शेयर के अंदर रहती है. तो आपको देखना है कि आप उतने कमजोर दिल के नहीं होने चाहिए. कमजोर दिल के आदमी के लिए शेयर मार्केट है ही नहीं. आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कल उसकी वैल्यू 8 लाख है, भाई घर पे ऐसा छाती में दर्द हो रहा है. तो ये सब काम ही मत करो. अगर अपन को लगता है कि अपन कमजोर दिल के हैं तो अपन को शेयर मार्केट से दूर रहने का. बढ़िया
एक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट ढूंढने का, या फिर कोई अच्छा डेट सिक्योरिटी ढूंढने की जहां से 8-9% का इंटरेस्ट मिलता हो और बढ़िया पैसे लगा देने का, और साल के एंड में वो 8-9% का इंटरेस्ट जो रिटर्न है वो एंजॉय करने का। अपना रिस्क एपेटाइट समझना है और उसके बाद में शेयर मार्केट में जाना है। उसके बाद में आता है लास्ट, करेंसी रिस्क। ये तभी आएगी जब इन्वेस्टमेंट ओवरसीज हो रहे हैं। तो अगर आप किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क, यू विल आल्सो बी शेयरिंग करेंसी रिस्क। अगर आपका प्रॉफिट में भी बेचा बट तब तक आपके करेंसी का वैल्यूएशन ही कम हो गया है तो आपको कम पैसे मिलेंगे। फिर फुदू टॉपिक आता है प्री रिक्विजिट फॉर इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। केवाईसी करा लेना। केवाईसी का मतलब होगा कि कभी भी अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो अपने सारे केवाईसी के डॉक्यूमेंट दे दो। उसमें आप दे सकते हो आधार, पैन, पासपोर्ट एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट। आपका इमीडिएटली केवाईसी का आइडेंटिफायर जनरेट हो जाता है और उसके बाद में एक बार आपने कर लिया, अब आपको बार बार किसी भी इंटरमीडिएट से डील कर रहे हो तो बार बार केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, सारे स्कोर्स का जो कंसेप्ट है वापस पार्ट बी में आ जाता है, सेम जो हमने पार्ट ए में पढ़ा। अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 9, रिस्क मैनेजमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट। ये सिमिलर सा लगता है हमें किससे, मार्केट सर्वेलेंस से, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि सिक्योरिटीज मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने क्या क्या एक्शन लिए। याद करो, बहुत सारे पॉइंट थे मार्जिन वाले, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट थे मार्जिन वाले। पहले मार्जिन वाले करते हैं, उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग और एक्सपोजर वाले पॉइंट्स पे आएंगे और एक लास्ट पॉइंट आ जाएगा सर्किट ब्रेकर। बस यही तो पॉइंट थे। तो मार्जिन वाले पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हमने सिक्योरिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है जिससे कि उनकी वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी के बेस पे उनका मार्जिन डिसाइड होगा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मार्जिन डिसाइड होता है VAR, वैल्यू एट रिस्क के बेस पे मार्जिन डिसाइड होता है। उसके बाद में सुनना सीधा 3 के वैल्यू एट रिस्क, नेक्स्ट पेज पे जो पॉइंट है, वैल्यू एट रिस्क क्या करता है, आपको 99% केसेस में तो प्रोटेक्टेड रखेगा। उसके बाद में 4th पॉइंट, जो रिमेनिंग 1% केसेस में उसमें हम एडिशनल मार्जिन मांग सकते हैं। फिर 5th पॉइंट आ जाता है, नॉर्मली तो हम मार्जिन कलेक्ट करेंगे अप फ्रंट, लेकिन मार्क टू मार्केट मार्जिन का भी कंसेप्ट होता है। ये सारे पॉइंट हो गए और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि मार्जिन कब तक देना है, उसका टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई करके चलेंगे। वापस बोलता हूं, 8 के 8 पॉइंट मार्जिन के। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, आप ये मार्जिन के भी 8 पॉइंट लिख देते हैं तो भी सॉर्टेड है, बट फिर भी क्या होता है, एक आधा पॉइंट भूल जाते हैं, इसलिए हम सारे ही याद करके जाते हैं। मार्जिन के पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट होता है मार्जिन का, दैट मार्जिन के लिए हमने सिक्योरिटीज को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी। मार्जिन कितना देना है, ठीक है। मार्जिन इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ VAR, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क के कंपोनेंट में जब हम मार्जिन लेते हैं, वी आर प्रोटेक्टेड इन 99% केसेस। जो 1% बच भी गए उसके अंदर हम उनसे ले लेते हैं एडिशनल मार्जिन। फिर आता है कि मार्जिन इज कलेक्टेड ऑन अपफ्रंट बेसिस, बट हम कभी कभी मार्क टू मार्केट मार्जिन भी ले सकते हैं। मार्जिन का जो टाइम पीरियड होगा वो भी हमें स्पेसिफाई करना होता है। मोरलेस सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? इसके बाद में आता है आपको इंट्राडे और एक्सपोजर का। तो यहाँ पे IG1 के स्पेसिफाई करेंगे आप इंट्राडे की लिमिट एंड एक्सपोजर की लिमिट। ये स्पेसिफाई करने के लिए उन लिमिट को आप मॉनिटर भी करेंगे, और अगर किसी ने भी अपनी लिमिट को ब्रीच किया तो उसको क्या कर देंगे, उसके आईडी को हम ब्लॉक कर देंगे। और लास्ट पॉइंट, आपको सर्किट ब्रेकर लिमिट भी लगाना है। तो ये सब क्या है, रिस्क मैनेजमेंट टूल, कि स्टॉक मार्केट में एक्सेसिव ट्रेडिंग ना हो, डिफॉल्ट ना हो, रिस्क मैनेज करने के लिए हमने ये सारे टूल्स लगा रखे हैं। लवली। इसके बाद में आता है आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स, वेरी क्लोज टू एंड। इन्फ्लेशन इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेकर हमने बहुत कुछ पढ़ा। सबसे पहले इन्फ्लेशन इंडेक्स है क्या? इट इज एन इकोनॉमिक टूल टू मेजर इन्फ्लेशन। इन इंडिया 2 हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। US के अंदर 2 हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद में होलसेल प्राइस इंडेक्स ही भारत में यूज किया जाता था, लेकिन 2014 के आसपास फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हमने ऑलरेडी बहुत प्यारे ढंग से बनाया था, फोकस करना यहां पे। होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये शायद से मुझे आपको भेजना बाकी है ना, ये क्लास में बनाया था तो मैं भेज दूंगा, ऐसे मत देखो एकदम से, कहीं नहीं जा रहा है मैं, ठीक है ना, सब देगा आपको यहाँ पे, सारी चीजें भेज के ही में जाएगा। चलो इधर आओ। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पॉइंट्स को याद रखने के लिए, पॉइंट्स को याद रखने के लिए सबसे पहली चीज, बाय ऑफिस ऑफ, के कौन कैलकुलेट करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को? होलसेल प्राइस इंडेक्स आर कैलकुलेटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 3 होते हैं, 1 2 एंड 3। 1 होता है आपका अर्बन एरिया का, जो इंडस्ट्रियल लेबर हो गया। 2 होता है आपका रूरल एग्रीकल्चर का, और 3 होता है कंबाइन का। तो 1 और 2 तो कैलकुलेट करता है लेबर ब्यूरो बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट,
और 3 कैलकुलेट करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि वो कैलकुलेट कौन करते हैं, इजी है। उसके बाद में बेस ईयर 2004-5 लिया था, वहां पे 100 था। यहां पे बेस ईयर लिया गया 12, वहां पे 100 लिया गया है। टाइप्स ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, वो 3 है कि एक हो गया आपके प्राइमरी गुड्स, फ्यूल पावर वाले हो गए, और एक हो गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यहां पर 3 कैटेगरी आती है। 1 जो हमने पढ़ा अर्बन इंडस्ट्रियल लेबर, 2 रूरल एग्रीकल्चर लेबर, और 3 कंबाइन। और लास्ट आता है कितने आइटम्स हैं, इधर है 676 आइटम्स। यहां पर कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं 448 और कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं 460। ये पॉइंट्स भी पता है सिर्फ, तो आप मस्ती से एग्जाम में आंसर लिख पाएंगे अगर ये पॉइंट्स कंठस्थ हैं तो। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन उन्होंने कुछ दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन के तौर पे दे रखा है उन्होंने होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे कि बेसिस ऑफ कंपैरिजन, पहला यूज, होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखाता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कैसा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उनका इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे बैलेंस करना ये दिखाया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर आप लेते हैं 3 टाइप के गुड्स ले रहे हो आप। प्राइमरी गुड्स, उसका लेते हैं होलसेल प्राइस। फ्यूल एंड पावर, उसका लेते हैं आप जो रेगुलेटेड प्राइस है। और लास्ट आता है आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसका आप लेते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। लेकिन यहां पर अगर आप आते हैं, हम लेते हैं यहां पे रिटेल प्राइस के, कंज्यूमर को कितने में मिल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फिर यहां पे आता है बेसिस फॉर कलेक्शन, होलसेल प्राइस इंडेक्स वॉलंटरी बेसिस पे, वहां पे प्रॉपर सर्वे करके कलेक्ट किया था इन्वेस्टिगेशन से। होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप सारे गुड्स को कंसीडर करते हैं, फाइनल छोड़ो इंटरमीडिएट भी, वहां पे आप सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं। जैसे कि कार है तो कार का प्राइस आएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, यहां पे कार का, एक्सेल का प्राइस, उसके चैसेस का प्राइस, सबका आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंसीडर किया जाता है इन्फ्लेशन के लिए। और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि यहां पे लिया जाता है एंटरप्राइज का सर्वे डेटा, यहां पे लिया जाता है कंज्यूमर का सर्वे डेटा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा। ये अगर हमें सिर्फ, बाकी सब भी छोड़ दो, सिर्फ ये डिफरेंस के पॉइंट और जो वहां पे लिखे पॉइंट पता है, तो भी आप एग्जाम में आराम से किल कर सकते हो। एंड इसी के साथ में आता है लास्ट टॉपिक, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई? आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी इज आल्सो नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई और मनी मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। इसमें आरबीआई के पास जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि 4 तो हमारे मुंह पे हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको यूज करता है आरबीआई अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आरबीआई जब इन पॉलिसीज का यूज करता है, उसे कहते हैं हम लोग क्रेडिट पॉलिसी बाय आरबीआई। सर पर आरबीआई को मोह किस चीज का है? आरबीआई के 5 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आता है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये छोड़ो, आप ऐसे समझ लो कि यहां पर आप आरबीआई हो और ये आप पतंग चला रहे हो, ठीक है ना, डीजे बन गए बहुत, ठीक है ना। हमें एकदम से लग रहा है कि यार ये जो पतंग बहुत ही नीचे चल रही है ना, हमें तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एसएलआर, सीआरआर, हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सबको कम करेंगे। अगर हम सबको कम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो हमें सब चीजों को, चारों को करना पड़ेगा कम। दूसरा आता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। हमें हमारे एक्सचेंज रेट को स्टेबल करके रखना है। एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना था कि हमें ज्यादा करेंसी नहीं छापनी है। अगर हम करेंसी बहुत ज्यादा छाप देंगे तो हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होगा और गिर जाएगा। तो हमें करेंसी छापने का जो काम है वो बहुत ही स्पेरिंगली, रेयरली और नीडेड केसेस के अंदर ही करना है। फिर आता है प्राइस स्टेबिलिटी। अब अगर हमने क्या किया, इनको पूरा कंट्रोल, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट सबको कम कर दिया, उससे इकोनॉमी तो बूस्ट हो गई, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। तो अब हमें अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, चारों चीजों को वापस बढ़ा देंगे, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैसे हम हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए इनका यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। और फिर आता है प्राइस स्टेबिलिटी। इसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, कि हमें ध्यान रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इक्विलिब्रियम बना रहे। इन डेवलपिंग कंट्रीज बहुत कठिन है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आने का, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश करना है कि डेफिसिट कम होता रहे, इक्विलिब्रियम बने। और लास्ट न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रलिटी ऑफ मनी रखना है कि मनी का वैल्यू कम ना हो। ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं आरबीआई के। इन 5 ऑब्जेक्टिव को अपने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से कैसे आरबीआई मैनेज करता है, इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। And this is all about 15, 16, 17 and 18. And these 4 are super wonderful chapters. आप बच्चों के लिए अभी क्या है कि ऐसा लगता है कि सर बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर आप गिनोगे तो मेरे हिसाब से 40 टॉपिक पढ़े होंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम ही। 40 टॉपिक्स पढ़े और एग्जाम में इनमें से तकरीबन आप मान के चलो 6, 7, 8, तकरीबन 8 to 9 टॉपिक्स एग्जाम में आ जाएंगे। आप मान के चलो एग्जाम में 45 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से 30 अटेम्प्ट करना होता है, राइट।
45 मार्क्स के लिए अगर अपन मानते हैं तो आपके 3 मार्क्स के भी आते हैं, 3 मार्क्स के 5 टॉपिक्स आ गए, और आपके 5 मार्क्स के भी 6 क्वेश्चन के आसपास आ जाएंगे। तो 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन ये, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन ये, तो 11 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। समझ में आ रहा है? 11 में से 8 to 9 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे मान लो। तो अगर 40 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें से 10 टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब स्ट्राइक रेट समझ रहे हो, हर चौथी बॉल पे चौका है भाई। अगर ये भी चल रहा है तो आप समझो कि जितने टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उतने टॉपिक से एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पार्ट बी के हर टॉपिक को बहुत ज्यादा इज्जत देनी है, और यहां पे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एंड दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच यारों।